सेनापति, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम हमारी रानी पर गलत नजर करो। महाराज, हमें गलत समझ रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं। अच्छा हुआ सो गई, ये सही वक्त है जंगल जाने का। महाराज, हमें आपके साथ महल जाना है, जंगल में मन नहीं लगता। नहीं, हम आपको महल नहीं ले जा सकते, हमारे मर्यादा के खिलाफ है। महाराज मुझे धोखा दे रहा है, मैं महाराज को धोखा दूंगी। हम दोनों के बीच जो है, महाराज को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। महारानी, आप मुझ जैसे नौकर के साथ प्रेम करना चाहती हैं? महाराज मुझे कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही मजेदार भी है। आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह आधी रात में उठकर जंगल में क्यों जाता था, और क्या था राजा की तीसरी जंगली रानी का रहस्य? दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपको इसमें बहुत मजा आएगा। पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष में अनेकों छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। उन्हीं राज्यों में से एक विजयगढ़ नामक समृद्ध राज्य था। यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि, हरे भरे जंगलों और खुशहाल प्रजा के लिए जाना जाता था। विजयगढ़ के चारों ओर घने जंगल थे, जिनमें तरह तरह के वन्य जीव रहते थे। राज्य के बीचों बीच एक विशाल और भव्य राजमहल था, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। इस राजमहल की दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी थी, और इसके गलियारे इतने लंबे थे कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में काफी समय लग जाता था। विजयगढ़ पर महाराज महेंद्र प्रताप सिंह का शासन था। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उनका कद लंबा था, शरीर सुगठित था और चेहरे पर एक तेज था, जो उनके राजसी व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना देता था। जब वे दरबार में बैठते थे तो उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूरे दरबार में एक अलग ही गरिमा छा जाती थी। उनकी आवाज में एक अधिकार था जो सुनने वालों को प्रभावित कर देता था। महाराज को युद्ध कला का अच्छा ज्ञान था और वे एक कुशल योद्धा भी थे। तलवार चलाने में उनका कोई सानी नहीं था और घुड़सवारी में भी वे बहुत माहिर थे। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह को शिकार करने का बहुत शौक था। यह उनका प्रिय शगल था, और जब भी उन्हें राजकाज से समय मिलता, वे अपने सैनिकों और सेनापति के साथ जंगल में शिकार करने चले जाते थे। शिकार के दौरान वे अपनी तेज नजरों और निशानेबाजी के कौशल का प्रदर्शन करते थे। उन्हें जंगल की हर पगडंडी का ज्ञान था, और वे जानते थे कि किस समय कौन सा जानवर कहां मिल सकता है। शिकार उनके लिए केवल एक शगल नहीं था, बल्कि यह उनके लिए अपने युद्ध कौशल को तेज रखने का एक माध्यम भी था। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह की 3 रानियां थीं। यह उस समय के राजघरानों में एक सामान्य प्रथा थी कि राजाओं की एक से अधिक रानियां होती थीं। राजमहल में तीनों रानियों के अलग अलग कक्ष थे, जो बहुत ही भव्य और सुंदर ढंग से सजाए गए थे। प्रत्येक रानी के कक्ष में उनकी सेवा के लिए कई दासियां नियुक्त थीं, जो उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम सुजाता था। रानी सुजाता एक राजघराने से आई थीं, और उनका व्यक्तित्व बहुत ही गरिमामय था। वे लंबे कद की, गोरे रंग की और बहुत सुंदर थीं। उनके लंबे काले बाल थे, जो उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते थे। रानी सुजाता को राजनीति की अच्छी समझ थी, और वे कभी कभी महाराज को राजकाज के मामलों में सलाह भी देती थीं। उन्हें संगीत और नृत्य का बहुत शौक था, और वे अक्सर अपने कक्ष में बैठकर संगीत सुनती रहती थीं। रानी सुजाता स्वभाव से थोड़ी गंभीर थीं, लेकिन उनका दिल साफ था। दूसरी रानी यानी मझली रानी का नाम माधवी था। रानी माधवी भी एक प्रतिष्ठित परिवार से आई थीं। वे भी बहुत सुंदर थीं, और उनका रंग गेहुआ था। उनकी आंखें बड़ी और भावपूर्ण थीं, जो देखने वालों को मोह लेती थीं। रानी माधवी को बागवानी का बहुत शौक था, और वे अक्सर राजमहल के बगीचे में समय बिताती थीं। उन्हें विभिन्न प्रकार के फूलों का अच्छा ज्ञान था, और वे स्वयं कई दुर्लभ फूलों की देखभाल करती थीं। रानी माधवी स्वभाव से थोड़ी चंचल थीं, और उन्हें हंसना बोलना बहुत पसंद था, लेकिन कभी कभी उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता था, जिसे समझ पाना मुश्किल था। तीसरी और सबसे छोटी रानी का नाम
चीकू रानी था। चीकू रानी के नाम को लेकर महाराज अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे। वे कहते थे, चीकू रानी, यह कैसा नाम है? क्या तुम्हें फलों के नाम पर ही रखा गया है? और फिर वे हंसने लगते थे। लेकिन इस मजाक के पीछे एक गहरा प्रेम छिपा हुआ था। यह भी एक सच्चाई थी कि महाराज सबसे ज्यादा प्रेम उसी छोटी रानी से करते थे। यह बात चीकू रानी से भी छिपी नहीं थी। चीकू रानी भी महाराज से बहुत प्रेम करती थी और उनका हर आदेश मानती थी। चीकू रानी दूसरी रानियों से बिल्कुल अलग थी। उनका कद छोटा था, जो शायद 5 फुट के करीब होगा। उनका रंग गोरा था और पहली नजर में वे बहुत साधारण सी लगती थीं। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उन्हें विशेष बना देती थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी जो देखने वालों को सुकून देती थी। किंतु चीकू रानी का व्यक्तित्व उनके बाहरी रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली था। उनमें एक अजीब सी शक्ति थी जो उनके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती थी। जब वे किसी कक्ष में प्रवेश करती थीं, तो वहां का पूरा वातावरण बदल जाता था। महाराज तीनों रानियों में सबसे ज्यादा महत्व चीकू रानी को ही देते थे। यह बात दूसरी दोनों रानियों को अच्छी नहीं लगती थी। रानी सुजाता और रानी माधवी को यह बात बहुत खली कि महाराज छोटी रानी को इतना महत्व देते हैं। वे दोनों इस बात से खफा भी रहती थीं और कभी कभी तो चिढ़ भी जाती थीं। जब भी महाराज चीकू रानी के कक्ष में जाते या उनसे किसी महत्वपूर्ण विषय पर सलाह लेते, तो दोनों बड़ी रानियों के चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ दिखाई देते थे। दोनों बड़ी रानियां अक्सर यह सोचती थीं कि इस छोटी रानी में ऐसी क्या खास बात है जो महाराज इसको इतना महत्व देते हैं। वे आपस में चर्चा करती थीं, इसकी लंबाई भी कम है और सुंदरता में भी यह हमसे सुंदर नहीं है, फिर भी महाराज इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? रानी सुजाता कहती, शायद महाराज को इसमें कुछ ऐसा दिखता है जो हमें नहीं दिखता। तो रानी माधवी जवाब देती, मुझे तो लगता है इसने कोई जादू टोना कर रखा है महाराज पर। वे दोनों अक्सर यह सोचकर भी दुखी होती रहती थीं कि छोटी चीकू रानी महाराज के जीवन में हमसे बाद में आई है। हम तो पहले से ही महाराज की पत्नियां हैं और इस राजमहल की रानियां हैं, फिर भी महाराज इस नई आई हुई रानी को हमसे अधिक महत्व क्यों देते हैं? ये बात उनके मन में एक गहरा असंतोष पैदा करती थी। रात में जब वे अपने कक्ष में अकेली होती थीं, तो यही विचार उनके मन में बार बार आते थे और उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन चीकू रानी में कुछ खास विशेषताएं थीं जिनके बारे में दोनों बड़ी रानियों को मालूम नहीं था। चीकू रानी में एक अलौकिक शक्ति थी जो उन्हें भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी देती थी। वे किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकती थीं। उनमें एक दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें छिपी हुई बातों को देखने की क्षमता देती थी। यह राज्य सिर्फ महाराज को ही पता था। महाराज ने चीकू रानी की इन विशेषताओं को कई बार अनुभव किया था और इसीलिए वे उन्हें इतना महत्व देते थे। महाराज के जीवन में चीकू रानी का आना भी एक रहस्य ही था। उसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है जो अपने आप में बहुत रोचक और रहस्यमयी है। यह घटना कुछ महीनों पहले की है, जब महाराज एक बार शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। वह एक सुबह का समय था जब सूरज की किरणें अभी अभी पेड़ों की पत्तियों को छू रही थीं। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट थी और जंगल अपनी पूरी सुंदरता के साथ जीवंत था। महाराज अपने प्रिय घोड़े पर सवार थे जो एक काले रंग का शानदार घोड़ा था। उनके साथ उनके कुछ चुनिंदा सैनिक भी थे जो हथियारों से सुसज्जित थे। महाराज के साथ उनका विश्वस्त सेनापति भी था जो हर समय महाराज की सुरक्षा का ध्यान रखता था। वे सभी जंगल में काफी अंदर तक पहुंच गए थे और शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद भी जब उन्हें कोई उपयुक्त शिकार नहीं मिला, तो महाराज थोड़े निराश हो गए। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, आज तो कोई शिकार ही नजर नहीं आ रहा, लगता है सारे जानवर आज छिप गए हैं। सेनापति ने जवाब दिया, महाराज, हम और भीतर जंगल में चलते हैं, वहां जरूर कुछ मिलेगा। महाराज ने जंगल के और भीतर जाने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया और वे घने जंगल में काफी अंदर तक चले गए। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे पेड़ और घने होते गए। सूरज की रोशनी भी अब कम पहुंच रही थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। केवल उनके घोड़ों की टापों की आवाज और कभी कभार किसी पक्षी की आवाज ही सुनाई देती थी। अचानक उन्हें वहां पर अपने सामने एक विशाल शेर दिखाई दिया। वह शेर बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी।
उसकी अय्याल घनी और सुनहरी थी जो उसे और भी भयंकर बना रही थी। शेर उनकी तरफ घूर रहा था और उसके मुंह से एक गुर्राहट की आवाज आ रही थी। महाराज ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और सावधान हो गए। महाराज सावधान होकर शेर पर वार करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उसमें तीर लगाकर शेर की तरफ निशाना साधने लगे। उनके सैनिक भी अपने हथियार संभाल कर तैयार हो गए। पूरा वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। महाराज की आंखें शेर पर टिकी हुई थीं और वे अपने शिकार पर वार करने का सही मौका देख रहे थे। वे अपने शिकार पर वार करने ही वाले थे कि तभी अचानक पीछे से दूसरे शेर ने उन पर हमला कर दिया। यह दूसरा शेर पहले शेर से भी बड़ा और खतरनाक था। वह पूरी ताकत से महाराज की तरफ झपटा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि महाराज को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उनका घोड़ा डर से चौंक गया और बिदक गया। महाराज का संतुलन बिगड़ गया और वे घोड़े से गिरने ही वाले थे। अचानक हुए इस हमले को उनके साथ वाले सैनिक भी देखते ही रह गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। राजा के सैनिक अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि तभी दूर से एक हंसिया हवा में घूमता हुआ आया। वह हंसिया तेजी से घूमता हुआ आ रहा था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वह सीधा आकर हमला करने वाले शेर की गर्दन पर लगा। हंसिया के इस वार से वह शेर वहीं ढेर हो गया। उसकी गर्दन से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया। दूसरा शेर जो पहले से सामने खड़ा था, यह देखकर डर गया और जंगल में भाग गया। अचानक हुई इस घटना को देखकर महाराज और उनके सभी सैनिक चौंक गए। वे सब सोच रहे थे कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ, किसने इस शेर को मारा और वह हंसिया कहां से आया। उन्होंने उस तरफ देखा जिधर से वह हंसिया आया था। उधर देखते ही सबको एक सफेद घोड़े की पीठ पर बैठी एक युवती दिखाई दी। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था और उस पर बैठी युवती भी अद्भुत थी। युवती के हाथ में एक और हंसिया था और वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपने घोड़े पर बैठी थी। उस युवती ने ही अचानक वहां पर आकर शेर से महाराज की जान बचाई थी। वह युवती अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए महाराज के करीब आ गई। उसने अपने घोड़े को रोका और महाराज की ओर देखा। महाराज अभी भी उस घटना के झटके से उबर नहीं पाए थे। उन्होंने उस युवती को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति महसूस की। उस युवती की आंखें बहुत गहरी थीं और उनमें एक रहस्य छिपा हुआ था। महाराज ने अपने को संभाला और उस युवती का धन्यवाद करते हुए कहा, आज आपने इस शेर से मेरी जान बचाई है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। यदि आप समय पर नहीं आती तो शायद आज मेरी मृत्यु हो जाती। युवती ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज ने उस युवती से कहा, हे देवी, आपने हमारी जान बचाकर हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरी प्रजा अनाथ हो जाती, मेरे राज्य में अशांति फैल जाती, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। हम आपके आरणी हो गए। हे देवी, हम आपका यह आरण उतारना चाहते हैं। इस उपकार के बदले आप हमसे कुछ भी मांग सकती हो। हम आपकी हर मांग पूरी करेंगे। महाराज की बात सुनकर वह युवती सोच में पड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। महाराज और सैनिक उसे देख रहे थे। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट और पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वह युवती बोली, महाराज, यदि आप सच में मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक नहीं 3 वचन दें। मेरी 3 मांगे हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूं। महाराज, यदि आप मुझे 3 वचन देने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी मांगे रखूंगी। महाराज ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, 3 वचन दिए। हम अपने वचन से कभी नहीं मुकरते। अब मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। हम तुम्हारी हर मांग पूरी करेंगे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। युवती ने महाराज की ओर देखा और एक गंभीर स्वर में बोली, महाराज, आप अपने दिए हुए वचन से मुकर तो नहीं जाएंगे। मैं यह जानना चाहती हूं क्योंकि मेरी मांगें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई समस्या हो। महाराज को उस युवती की कही बात अच्छी नहीं लगी। एक राजा के वचन पर संदेह करना बहुत बड़ा अपराध था। महाराज के चेहरे पर क्रोध के भाव आ गए। उन्होंने कड़े स्वर में उस युवती से कहा, हे देवी, हमारे दिए वचन पर भरोसा ना करके ऐसी नादानी कोई और करता तो हम उसे कभी क्षमा ना करते। हम एक राजा हैं और राजा अपने वचन का सदैव पालन करता है। यह हमारे राजधर्म का हिस्सा है। लेकिन आपने हमारी जान बचाई है
इसलिए हम आपको आपकी इस गलती के लिए क्षमा करते हैं और हम फिर से वचन देते हैं कि आपकी तीनों मांगें पूरी की जाएंगी। महाराज की यह बात सुनकर वह युवती मुस्कुरा दी। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी क्षमा चाहती हूं। मैंने आपके वचन पर संदेह नहीं किया। मैं तो केवल यह सुनिश्चित करना चाहती थी, क्योंकि मेरी मांगें कुछ असामान्य हैं। अब मैं अपनी पहली मांग रखती हूं, लेकिन उससे पहले महाराज, मैं चाहती हूं कि आप थोड़ी देर के लिए अपने सैनिकों को हम दोनों से दूर भेज दीजिए। मैं चाहती हूं कि हमारा यह वार्तालाप हम दोनों के बीच में ही रहे और इनमें से कोई भी हमारा वार्तालाप ना सुन सके। महाराज ने सोचा कि यह युवती कुछ ऐसी मांग रखना चाहती है जो गोपनीय है। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, जैसा आप चाहती हैं। यह कहने के बाद महाराज ने अपने सैनिकों को वहां से दूर जाने के लिए इशारा किया। सभी सैनिक अपने महाराज के इशारे को समझते ही तुरंत वहां से हटकर कुछ दूरी पर चले गए। वे सब हैरान थे कि आखिर यह युवती महाराज से क्या बात करना चाहती है। इसके बाद महाराज उस युवती से बोले, अब तुम जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। आप जो भी मांगेंगी हम निश्चित ही देंगे, यह हमारा वचन है। वह युवती बोली, महाराज, मेरा नाम चीकू है। मुझे खाने में चीकू बहुत पसंद है। यह फल मेरा सबसे प्रिय फल है। इसलिए महाराज, मेरी पहली मांग है कि आपको मेरे लिए अपने राज्य में एक चीकू का बाग लगवाना होगा। यह बाग बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसमें हजारों चीकू के पेड़ हों। महाराज ने सोचा कि यह तो बहुत आसान मांग है। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह पहली मांग स्वीकार है। मेरे राज्य में तुम्हारे लिए चीकू का एक बहुत बड़ा बाग बहुत जल्दी ही लगवा दिया जाएगा। हम अपने सबसे अच्छे माली को यह काम सौंपेंगे। वह युवती फिर बोली, महाराज, मेरी दूसरी मांग है कि आपको मुझसे विवाह करना होगा। मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं और आपके राजमहल में रहना चाहती हूं। यह सुनकर महाराज अवाक रह गए। उस युवती की विवाह की दूसरी मांग सुनकर महाराज को उस पर क्रोध तो बहुत आया। उन्होंने सोचा कि यह युवती कितनी ढीठ है जो सीधे सीधे विवाह की मांग कर रही है, लेकिन अपने दिए गए वचन में बंधे होने के कारण वे कुछ नहीं बोले। उन्हें अपने राजधर्म का ध्यान आया कि एक राजा अपने वचन से कभी नहीं मुकरता। महाराज ने युवती की तरफ देखा। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। उस युवती का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महाराज को उसमें कुछ अलौकिक दिखाई दिया। फिर उन्होंने शांत मन से कुछ पल के लिए सोचा तो उनके मन में यही बात आई कि इस युवती से विवाह करने में कोई बुराई तो नहीं है। महाराज ने युवती को फिर से देखा। इस बार उन्हें युवती बहुत सुंदर दिखाई दी। वह अच्छे लंबे कद की लग रही थी और समझदार भी लगती थी। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वैसे भी राजघराने में तो अनेक विवाह करने का प्रचलन भी होता है। अनेक राजाओं की 3-4 रानियां होती हैं। इस प्रकार सोचकर महाराज युवती से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी यह दूसरी मांग भी स्वीकार है। अब तुम्हारी तीसरी और अंतिम मांग क्या है? युवती ने कहा, महाराज, मेरी तीसरी और अंतिम मांग है कि आप मुझे कभी भी मेरे परिवार के विषय में कुछ भी नहीं पूछेंगे। मैं कौन हूं, मेरे माता पिता कौन हैं, मैं कहां से आई हूं, यह सब आप कभी नहीं पूछेंगे। यह बहुत जरूरी है महाराज। महाराज ने कहा, ठीक है, यह मांग भी स्वीकार है। हम अपने दिए वचन अवश्य पूरे करेंगे और तुम्हारी सभी मांगें मानी जाएंगी। हम तुमसे कभी तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं पूछेंगे। अपना निर्णय सुनाने के बाद महाराज अपने सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिक तेजी से महाराज के पास आ जाते हैं। महाराज उन्हें आदेश देते हैं, हम इस युवती से यहीं पर विवाह करने के बाद ही वापस राजमहल में जाएंगे। हमारी और इस युवती के विवाह की तैयारी की जाए। तुरंत राजमहल में सूचना भेजी जाए और विवाह के लिए आवश्यक सामान यहां मंगवाया जाए। महाराज के मुख से विवाह की बात सुनकर उनके साथ आए सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वे कभी महाराज की तरफ देखते हैं तो कभी उनके पास खड़ी युवती की तरफ देखते हैं। सभी सैनिक यह सोचकर आश्चर्यचकित थे कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। सैनिकों को यह युवती साधारण सी दिखने वाली लग रही थी। उन्हें लगा कि इस युवती का कद भी इतना छोटा है और देखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं है। वह युवती महाराज से शादी करने के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। एक सैनिक दूसरे सैनिक से फुसफुसाकर बोला, यह क्या हो रहा है? महाराज की समझ में क्या आ गया? इस साधारण सी लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं? दूसरा सैनिक बोला, शायद महाराज ने वचन दे दिया होगा और अब वचन पूरा कर रहे हैं।
यह कैसा अजीब रहस्य था। एक ही युवती महाराज और उनके सैनिकों को अलग अलग रूप में कैसे नजर आ रही थी। जो युवती सैनिकों को साधारण और नाटी दिख रही थी, वही युवती महाराज को बहुत सुंदर और लंबे कद की दिख रही थी। यह एक अद्भुत रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। अब सैनिकों को महाराज का आदेश तो मानना ही था, इसलिए उन्होंने तुरंत राजमहल में संदेश भेजा। जल्द ही राजमहल से विवाह के लिए आवश्यक सामान आ गया। पंडित जी को बुलाया गया। जंगल में ही विवाह की तैयारी की गई। एक स्थान पर विवाह मंडप बनाया गया। फूलों से सजावट की गई। अग्निकुंड तैयार किया गया। सूरज अब पश्चिम की ओर ढलने लगा था। शाम का समय हो रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। जंगल में एक अजीब सा रोमांच था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस अनोखे विवाह की साक्षी बनने के लिए तैयार हो। महाराज वहीं जंगल में उस युवती से विवाह कर लेते हैं। पंडित जी ने सारे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न करवाया। अग्नि के सामने फेरे लिए गए। मंत्रों का उच्चारण हुआ। महाराज ने युवती के गले में मंगलसूत्र पहनाया। युवती अब महाराज की पत्नी बन गई थी। वह अब रानी बन गई थी, विजयगढ़ की तीसरी रानी। विवाह करने के बाद महाराज अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। रात हो चुकी थी। चांद की रोशनी में सभी राजमहल की ओर चल पड़े। नई रानी को एक विशेष रथ में बिठाया गया। महाराज अपने घोड़े पर सवार थे। सैनिक उनके आगे पीछे चल रहे थे। जब महाराज सैनिकों सहित अपनी नई रानी को लेकर अपने राजमहल के नजदीक पहुंचते हैं, तो सैनिकों द्वारा राजमहल में खबर दी जाती है। यह खबर सुनकर राजमहल में हलचल मच जाती है। सभी दासियां इधर उधर दौड़ने लगती हैं। राजमहल को सजाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे पहले यह खबर दोनों बड़ी रानियों को दी जाती है ताकि वे नई रानी का स्वागत कर सकें। महाराज की दोनों रानियां, रानी सुजाता और रानी माधवी, नई रानी के बारे में सूचना पाकर हैरान हो जाती हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। वे सोचती हैं कि महाराज किसी युद्ध के लिए तो गए नहीं थे, जो किसी राज्य पर विजय प्राप्त करके वहां की राजकुमारी को विवाह करके अपने साथ ले आए हों। हमारे महाराज तो जंगल में शिकार के लिए गए थे, तो क्या वे जंगल में किसी जंगली लड़की से विवाह करके आ रहे हैं? इस प्रकार दोनों रानियां, सुजाता और माधवी के दिमाग में अलग अलग सोच चल रही होती है। रानी सुजाता सोचती है, यह क्या हो गया? महाराज ने अचानक विवाह कैसे कर लिया, और वह भी जंगल में? यह तो बहुत अजीब बात है। रानी माधवी सोचती है, पता नहीं यह नई रानी कैसी होगी, शायद बहुत सुंदर होगी, तभी तो महाराज ने जंगल में ही विवाह कर लिया। उनके मन में अलग ही विचार चल रहे होते हैं कि पता नहीं जंगल से आने वाली यह जंगली रानी कैसी होगी। रानी सुजाता अपनी दासी से कहती है, जल्दी करो, स्वागत की तैयारी करो, आरती का थाल लाओ। रानी माधवी भी अपनी दासियों को आदेश देती है। दोनों रानियां आपस में बात करती हैं। रानी सुजाता कहती है, शायद वह बहुत अधिक सुंदर होगी, तभी महाराज ने उससे शादी की होगी। रानी माधवी जवाब देती है, हाँ, और यदि वह बहुत ही सुंदर और गुणवान होगी तो हो सकता है कि महाराज केवल उसी के होकर रह जाएं। रानी सुजाता चिंतित स्वर में कहती है, और इस राजमहल में हमारा मान सम्मान कम हो जाए, हमारी स्थिति कमजोर हो जाए। यही सब सोचते सोचते वे दोनों बड़ी रानियां दासियों को अपने साथ लेकर महाराज और नई रानी के स्वागत की तैयारी में लग जाती हैं। राजमहल के मुख्य द्वार को फूलों से सजाया जाता है। दीपक जलाए जाते हैं। सुगंधित धूप जलाई जाती है। आरती के थाल सजाए जाते हैं। दोनों रानियां अपने सबसे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनती हैं। वे भी तैयार होकर स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर आ जाती हैं। कुछ समय पश्चात महाराज नई रानी के साथ राजमहल 2 के द्वार पर पहुंचते हैं। राजमहल के सभी सेवक और दासियां मुख्य द्वार पर खड़े होकर महाराज और नई रानी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सभी को नई रानी के आने की बहुत खुशी होती है। राज्य की जनता भी महाराज के विवाह का समाचार सुनकर राजमहल के मुख्य द्वार पर इकट्ठी हो जाती है। चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग नई रानी को देखने के लिए उत्सुक हैं। सभी लोग महाराज और नई रानी की जय जयकार करते हैं। महाराज की जय हो, नई रानी की जय हो की आवाजें गूंजने लगती हैं। पूरा वातावरण उत्सव का हो जाता है। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, शंख बजाए जाते हैं। जब नई रानी रथ से बाहर आती है तो राज्य के लोग छोटी रानी को देखकर हैरान होकर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। ज्यादातर लोगों को वह छोटे कद की और साधारण सी दिखाई देती है। राज्य की कुछ स्त्रियां कहती हैं, अरे
ये तो बहुत छोटे कद की है और देखने में भी कुछ खास नहीं लगती। दूसरी स्त्री कहती है, हाँ महाराज, ऐसी युवती को विवाह कर क्यों लाए हैं जो कद में भी छोटी है और देखने में भी बिल्कुल साधारण सी लगती है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े लोगों की बातें तो बड़े लोग ही जाने, इस बारे में हम क्या जाने, हम तो छोटे लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं, महाराज को जरूर इसमें कोई विशेषता दिखी होगी, नहीं तो महाराज जैसे समझदार व्यक्ति ऐसे अचानक विवाह क्यों करते। तभी उन सभी के बीच खड़ी एक स्त्री बोलती है, नई रानी में क्या बुराई है, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही है। अच्छे लंबे कद की तो हैं और खूबसूरत भी हैं, लेकिन तुम लोगों को तो कमियां ढूंढनी ही होती हैं। मुझे तो छोटी रानी बहुत सुंदर लग रही हैं और चेहरे का तेज देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई देवी शक्ति हो। ऐसे ही भीड़ में खड़े एक दो पुरुष बोलते हैं, ना जाने सबको क्या हो गया है, हमारी नई रानी इतनी सुंदर है, चेहरे पर इतना तेज है, क्या इन सबको दिखाई नहीं दे रहा है, ये लोग अंधे हैं क्या। अजीब रहस्य था कि चीकू रानी ज्यादातर लोगों को नाटी और साधारण दिख रही थी, वहीं कुछ लोगों को अत्यधिक रूपवती और तेजमय दिखाई दे रही थी। यह एक दिव्य माया थी जो केवल शुद्ध हृदय वाले लोगों को ही उनका असली रूप दिखा रही थी। राजमहल के मुख्य द्वार पर आरती का थाल सजाए हुए स्वागत के लिए तैयार खड़ी दोनों बड़ी रानियां भी जब नई रानी चीकू रानी को देखती हैं तो आश्चर्य में उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें भी चीकू रानी छोटे कद की और साधारण सी दिखाई देती है। न चाहते हुए भी उनके मुंह से निकल जाता है, क्या महाराज की मति मारी गई थी जो महाराज इस नाटे कद की और साधारण सी दिखने वाली युवती को ब्याह कर लाए हैं। रानी सुजाता धीरे से रानी माधवी से कहती है, यह देखो, यह है हमारी नई सौतन। रानी माधवी जवाब देती है, हाय हाय, ये महाराज को क्या हुआ पता नहीं। दोनों आपस में बोलती हैं, इस युवती ने महाराज को ऐसा क्या दिखा दिया कि उन्होंने इससे विवाह कर लिया, पता नहीं हमारे महाराज ने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी उनके मन में चल रहे विचार बदल जाते हैं। रानी सुजाता सोचती है, असल में हमारे लिए तो यह अच्छा ही है, हम तो इससे ज्यादा रूपवती हैं, इसलिए महाराज इसकी ओर ज्यादा ध्यान ना देकर हमें ही महत्व देंगे। रानी माधवी भी सोचती है, हाँ यह बिल्कुल ठीक है, यह तो बहुत साधारण लगती है, महाराज का ध्यान तो हम पर ही रहेगा। रानी सुजाता फिर सोचती है, हो सकता है महाराज ने इस नाटी पर किसी प्रकार का उपकार करने के लिए इससे विवाह किया हो, शायद इसने महाराज की किसी तरह मदद की हो। ऐसा सोचकर वे दोनों रानियां खुश हो जाती हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे सोचती हैं कि अब तो हमारी स्थिति और मजबूत हो जाएगी, महाराज इस साधारण सी रानी की बजाय हमें ही अधिक महत्व देंगे। इस तरह सोचकर वे खुशी खुशी महाराज और नई रानी का स्वागत करती हैं। वे आरती उतारती हैं, तिलक लगाती हैं, नई रानी को आशीर्वाद देती है। सारे विधि विधान पूरे किए जाते हैं। इसके बाद महाराज उन दोनों रानियों से नई छोटी रानी का परिचय करवाते हैं। वे चीकू रानी को बड़ी रानी सुजाता के बारे में बताते हैं, ये हैं हमारी बड़ी रानी सुजाता, ये बहुत ही गुणवान और समझदार हैं। फिर वे दूसरी मंझली रानी माधवी के बारे में बताते हैं, और ये हैं हमारी दूसरी रानी माधवी, ये भी बहुत अच्छी हैं। उसके बाद महाराज उन दोनों बड़ी रानियों को नई रानी के बारे में बताते हुए कहते हैं, और यह है आप दोनों से छोटी रानी चीकू रानी। ये चीकू रानी बहुत बहादुर हैं, आज इन्होंने एक शेर से हमारी जान बचाई है। यदि ये समय पर नहीं आती तो शायद आज हम आपसे बात नहीं कर पाते। यह सुनकर दोनों बड़ी रानियों को थोड़ा आश्चर्य होता है। वे सोचती हैं कि यह छोटी सी लड़की शेर से महाराज को कैसे बचा सकती है, लेकिन वे कुछ बोलती नहीं है। तभी चीकू रानी दोनों बड़ी रानियों के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकती है। वह पहले बड़ी रानी सुजाता के पास जाती है। वह जैसे ही बड़ी रानी सुजाता के चरण स्पर्श करती है, वैसे ही रानी सुजाता को एक झटका सा लगता है। उन्हें अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। उनकी आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं और उन्हें कुछ अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। रानी सुजाता को लगता है जैसे उनके मन की सारी गंदगी धुल गई हो। उन्हें एक शांति महसूस होती है। वे अजीब सी नजरों से चीकू रानी की तरफ देखती हैं। उन्हें अब चीकू रानी पहले से थोड़ी अलग दिखने लगती है। उनका चेहरा अब उन्हें थोड़ा सुंदर लगने लगता है। चीकू रानी के मुख पर एक शांत सी मुस्कान आ जाती है। वे समझ जाती हैं कि रानी सुजाता को कुछ महसूस हुआ है। इसके बाद चीकू रानी
दूसरी मझली रानी माधवी के चरण स्पर्श करने के लिए जाती है। जब चीकू रानी मझली रानी माधवी के चरण स्पर्श करती है तो रानी माधवी के साथ भी कुछ वैसा ही होता है जो रानी सुजाता के साथ हुआ था, लेकिन रानी माधवी की प्रतिक्रिया अलग होती है। उन्हें भी एक झटका सा लगता है, लेकिन उनके चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे चीकू रानी ने उनके सारे राज जान लिए हों। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और वे घबरा जाती हैं। तभी चीकू रानी के मुख पर फिर से एक सौम्य मुस्कान आती है। वे रानी माधवी की आंखों में देखती हैं और रानी माधवी को लगता है जैसे चीकू रानी उनके मन की सारी बातें पढ़ रही हों। रानी माधवी घबराहट में अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। सब कार्यक्रम हो जाने के पश्चात चीकू रानी को राजमहल के अंदर उनके कक्ष तक ले जाया जाता है। उनके लिए एक सुंदर कक्ष तैयार किया गया है। कक्ष को फूलों से सजाया गया है। सुगंधित धूप जलाई गई है। कक्ष में एक बड़ा पलंग है जिस पर रेशमी चादर बिछी हुई है। कक्ष में जाने से पहले महाराज चीकू रानी को उस कक्ष में लेकर जाते हैं जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे हुए थे। यह एक विशेष कक्ष था जहां महाराज के माता पिता के बड़े बड़े चित्र दीवारों पर लगे हुए थे। चित्रों के सामने दीपक जल रहे थे और धूप की सुगंध फैली हुई थी। महाराज उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताश्री, माताश्री, ये आपकी नई वधू चीकू हैं। इन्हें अपना आशीर्वाद दें। इन्होंने ही आज हमारी जान बचाई है। यदि ये नहीं होती तो शायद आज हम यहां नहीं होते। चीकू रानी बड़े महाराज और राजमाता के चित्रों के सामने झुककर चरण छूती हैं। वे जैसे ही चरण छूकर चित्रों की तरफ देखती हैं तो राजमाता और बड़े महाराज की आंखों में आंसू नजर आते हैं। यह देखकर चीकू रानी चौंक जाती है। वे ध्यान से देखती हैं तो पाती हैं कि चित्र की आंखों से सचमुच आंसू बह रहे हैं। देखते ही देखते वे आंसू टपक कर छोटे महाराज के हाथ पर गिरते हैं। महाराज चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके हाथ पर यह 2 बूंद पानी कहां से टपकी। वे ऊपर की ओर देखते हैं यह सोचकर कि शायद छत से पानी टपक रहा है, लेकिन छत बिल्कुल सूखी है। वे हैरान हो जाते हैं। इधर चीकू रानी राजमाता और बड़े महाराज के चित्र की आंखों में देखते हुए मानो उनको कोई आश्वासन दे रही हो। उनकी आंखों में एक संकल्प दिखाई देता है। वे मन ही मन कहती हैं, राजमाता, पिताजी महाराज, अब मैं यहां आ गई हूं। अब कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, और जो अनिष्ट भूतकाल में हुआ है उसका हिसाब भी अनिष्ट करने वालों को चुकाना होगा। आपकी यह बेटी आपको वचन देती है, मैं सारा सच सामने लाऊंगी। महाराज चीकू रानी से कहते हैं, चीकू रानी, यह मेरी बदकिस्मती ही है कि हमारी राजमाता और पिताजी महाराज हमें इतनी जल्दी इस संसार में अकेला छोड़कर चले गए। अभी तो हमें उन दोनों की बहुत जरूरत थी। उन दोनों के जाने के बाद अब हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं है। हम अकेले हैं। चीकू रानी कहती हैं, महाराज उदास मत होइए। एक दिन सबको इस संसार को छोड़कर जाना ही है। कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर से जाता है, लेकिन यह बात ठीक है कि आपको राजमाता और पिताजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण अत्यधिक दुख हो रहा है। महाराज हैरानी के साथ चीकू रानी की तरफ देखते हुए पूछते हैं, चीकू रानी, आपको यह कैसे पता कि राजमाता और पिताजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु हुई थी? हमने तो आपको यह बताया ही नहीं। यह बात तो बहुत कम लोग जानते हैं। चीकू रानी सकपका जाती हैं। वे समझ जाती हैं कि उन्होंने गलती कर दी। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वे जल्दी से संभल कर महाराज से बोलती हैं, महाराज, आपने बोला कि राजमाता और पिताजी महाराज हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, तो बस मैंने उसी से यह अनुमान लगाया है। जब कोई जल्दी चला जाता है तो वह आकस्मिक ही होता है ना। महाराज को यह जवाब तर्क संगत लगता है। वे कुछ और नहीं पूछते। उन्हें याद आता है कि उन्होंने चीकू रानी को वचन दिया था कि वे उनके परिवार या उनकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इसके बाद दासियां चीकू रानी को उनके कक्ष में ले जाती हैं। राजमहल के लंबे गलियारों से होते हुए वे चीकू रानी के कक्ष तक पहुंचती हैं। छोटी रानी के साथ जो दासियां हैं वे भी लगभग छोटी रानी की ही आयु की हैं। वे दासियां भी आपस में कानाफूसी कर रही हैं। एक दासी दूसरी से कहती है, अरे यह नई रानी तो कद की कितनी छोटी है। दूसरी दासी जवाब देती है, हाँ, और देखने में भी साधारण है, हमसे ही मिलती जुलती है। तीसरी दासी कहती है, महाराज को इनमें क्या पसंद आया, समझ नहीं आता। उन दासियों की बातें चीकू रानी के कानों में पड़ रही थीं।
लेकिन चीकू रानी को कोई बुरा नहीं लग रहा था। वे बस मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें पता था कि ये सब उनका असली रूप नहीं देख पा रही हैं। केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही उनका वास्तविक रूप देख सकते हैं। उनकी दासियां चीकू रानी को उनके कक्ष के अंदर तक छोड़कर वापस कक्ष के बाहर चली जाती हैं। कक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चीकू रानी अकेली रह जाती है। वे कक्ष में चारों ओर देखती हैं। कक्ष बहुत सुंदर है। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी है। खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही है। वहां पर भी एक दासी होती है जो कक्ष के अंदर सफाई कर रही है। वह भी लगभग चीकू रानी की हम उम्र होगी। वह दासी चीकू रानी को देखकर तुरंत उनका अभिवादन करती है। वह झुककर कहती है, छोटी रानी जी, आप तो बहुत सुंदर हैं, बड़ी रानियों से भी सुंदर। चीकू रानी उस दासी को ध्यान से देखती है। उन्हें वह दासी बहुत सरल और निष्कपट लगती है। चीकू रानी दासी को बोलती हैं, तुम भी तो सुंदर हो, कहीं तुम्हारा नाम सुंदर तो नहीं है? रानी की यह बात सुनकर वह दासी शर्मा जाती है। उसके गालों पर लाली आ जाती है। वह मुस्कुराकर बोलती है, अरे नहीं छोटी रानी जी, मैं सुंदर कहाँ हूं भला, और मेरा नाम भी सुंदर नहीं है। गरीब लोग भी कहीं सुंदर होते हैं, हम तो बस दासियां हैं। चीकू रानी कहती हैं, क्यों? गरीब लोग सुंदर क्यों नहीं हो सकते? जिसका मन सुंदर हो उसका तन भी सुंदर होता है। मन की सुंदरता सबको दिखाई नहीं देती है, सब तन की सुंदरता को देखते हैं, लेकिन असली सुंदरता तो मन की होती है। दासी कहती है, अरे वाह छोटी रानी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं और बातें भी बहुत अच्छी करती हैं। ऐसी बातें तो कोई नहीं करता। मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। चीकू रानी उससे पूछती हैं, अच्छा ये बता, तेरा नाम क्या है? अपना नाम बताते हुए दासी कहती है, छोटी रानी जी, मेरा नाम उषा है, मुझे आपकी सेवा में लगाया गया है। चीकू रानी उसे कहती हैं, बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरे जैसा। उषा यानी सुबह की पहली किरण। छोटी रानी की यह बात सुनकर उषा और भी शर्मा जाती है। उसे अपनी नई रानी बहुत अच्छी लग रही है। वह सोचती है कि यह रानी दूसरी रानियों से बिल्कुल अलग है। यह बहुत दयालु और मीठी बातें करने वाली है। दासी उषा को चीकू रानी के कक्ष की साफ सफाई के लिए लगाया गया था। अब वह हर रोज चीकू रानी की सेवा में रहेगी। चीकू रानी और उषा के बीच धीरे धीरे एक विश्वास का रिश्ता बनने लगता है। चीकू रानी को राजमहल में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राज्य में कुछ अद्भुत परिवर्तन होने लगे। पहले कई वर्षों से जो बारिश समय पर नहीं होती थी, अब समय पर और अच्छी बारिश होने लगी। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। किसान खुश होने लगे। एक दिन महाराज के सेनापति ने आकर महाराज को सूचना दी, महाराज, इस बार हमारे पूरे राज्य में फसल बहुत अच्छी पैदा हुई है। गेहूं, धान, दालें सब बहुत अच्छी हुई हैं। फसल अच्छी होने के कारण लगान समय पर और पिछले सालों से ज्यादा मिला है। राज्य का खजाना भरने लगा है। महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ? पिछले कई वर्षों से तो ऐसा नहीं हो रहा था। सेनापति ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इसका श्रेय चीकू रानी के शुभ आगमन को जाता है। जब से वे आई हैं, सब कुछ अच्छा होने लगा है, वरना पिछले कई वर्षों से तो बारिश ठीक से ना होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हो रही थी। लगान भी पूरा नहीं आता था। ऊपर से किसानों की आरण की मांग रहती थी। लेकिन अब सब बदल गया है। यह बात राजमहल में सभी जगह फैल गई। सभी दासी दास, सैनिक, मंत्री सभी चीकू रानी को एक शुभ शक्ति मानने लगे। प्रजा भी चीकू रानी को आशीर्वाद देने लगी। इसी दौरान महाराज चीकू रानी के व्यवहार और उनकी विवेक बुद्धि से भी प्रभावित होते हैं। चीकू रानी बहुत ही समझदार थीं। जब भी कोई समस्या आती, वे उसका बहुत अच्छा समाधान सुझा देती। उनकी बातें बहुत गहरी और सार्थक होती। चीकू रानी की समझदारी को देखते हुए महाराज चीकू रानी से राजनैतिक कार्यों में भी सलाह लेने लगते हैं। जब कोई मुश्किल निर्णय लेना होता तो महाराज चीकू रानी से परामर्श करते। चीकू रानी की सलाह हमेशा सटीक होती और उससे समस्या का समाधान हो जाता। एक बार एक पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद हो गया। महाराज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, युद्ध करें या समझौता करें। उन्होंने चीकू रानी से सलाह ली। चीकू रानी ने कहा, महाराज, युद्ध सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। पहले बातचीत का प्रयास करिए, लेकिन बातचीत ताकत की स्थिति से करिए। अपनी सेना को सीमा पर तैयार रखिए ताकि दूसरा राज्य आपकी ताकत देख सके, फिर बातचीत करिए। महाराज ने वैसा ही किया और समस्या बिना युद्ध के हल हो गई। ऐसे कई मौकों पर चीकू रानी की सलाह ने महाराज की मदद की। यह बात दोनों बड़ी रानियों को अच्छी नहीं लगती थी।
रानी सुजाता और रानी माधवी देखती थीं कि महाराज हर बात में चीकू रानी से सलाह लेते हैं। वे चीकू रानी के कक्ष में ज्यादा समय बिताते हैं। राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में चीकू रानी को शामिल करते हैं। दोनों बड़ी रानियां मन ही मन चीकू रानी से ईर्ष्या करने लगी थीं। रानी माधवी तो विशेष रूप से चीकू रानी से जलती थीं। वे अक्सर अपने कक्ष में अकेली बैठकर सोचती रहतीं कि यह सब कैसे हो रहा है। एक दिन रानी माधवी रानी सुजाता के कक्ष में गईं। दोनों ने दासियों को बाहर भेज दिया और आपस में बात करने लगीं। रानी माधवी ने कहा, बड़ी रानी, आप देख रही हैं ना क्या हो रहा है। यह ठिगनी रानी हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। महाराज तो बस इसी के हो गए हैं। रानी सुजाता ने कहा, हाँ, मैं भी यह देख रही हूं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। रानी माधवी ने कहा, उन दोनों को लगता था कि यह जो ठिगनी रानी है यह कोई जादूगरनी है। इसने कुछ तंत्र मंत्र करके हमारे महाराज पर कोई जादू कर दिया है। इसलिए महाराज को वही सही लगता है जो यह ठिगनी जादूगरनी रानी कहती है। रानी सुजाता ने सोचते हुए कहा, शायद ऐसा हो सकता है, नहीं तो महाराज अचानक इतना बदल कैसे गए। रानी माधवी बोली, बड़ी रानी, हमें कुछ करना होगा, वरना कल की आई यह बड़ी रानी जो सुंदर भी नहीं है हमें राजमहल से ही बाहर कर देगी। उसने महाराज को हमसे दूर कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में हम दोनों का तो इस राजमहल में महत्व ही समाप्त हो जाएगा। रानी सुजाता भी इस बात से सहमत थीं, लेकिन वे थोड़ी सतर्क थीं। उन्होंने कहा, लेकिन माधवी, हमें सावधानी से काम लेना होगा। यह रानी साधारण नहीं लगती, इसमें कुछ विशेष शक्ति है। रानी माधवी ने कहा, तो क्या हुआ, हम भी कम नहीं हैं, हमें कुछ सोचना होगा। उन दोनों को लगता था कि यह चीकू रानी हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। वे दोनों बड़ी रानियां चीकू रानी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती है। वे अक्सर गुप्त रूप से मिलती और इस बारे में बातें करती। हालांकि रानी सुजाता का मन पूरी तरह से इस साजिश में नहीं था। उन्हें चीकू रानी में कुछ अच्छा भी दिखने लगा था, लेकिन रानी माधवी उन्हें बार बार उकसाती रहती। एक दिन चीकू रानी महाराज से कहती हैं, महाराज, चलिए आज शतरंज की एक बाजी हो जाए। महाराज आश्चर्य से चीकू रानी की तरफ देखते हैं। उन्होंने अभी तक चीकू रानी को शतरंज खेलते नहीं देखा था। फिर बोलते हैं, छोटी रानी, आपके कितने रूप हैं। आपने कभी हमें बताया ही नहीं कि आप शतरंज खेलना भी जानती हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें शतरंज खेलना बहुत पसंद है। चीकू रानी महाराज से बोली, महाराज, ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खेलना जानती हूं। बस बचपन में थोड़ा खेल लिया था। महाराज ने कहा, चलिए आज आपकी बुद्धि और विवेक को देखते हैं कि आप कितनी आगे हैं, कितनी शतरंज के खेल में पारंगत हैं। महाराज और चीकू रानी दोनों शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, मोहरे सजाए जाते हैं। खेल शुरू होता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, चीकू रानी की चालों को देखकर महाराज का आश्चर्य बढ़ता ही जाता है। चीकू रानी की हर चाल बहुत सोची समझी होती है। वे बहुत दूर तक की सोचकर चाल चलती हैं। महाराज समझ जाते हैं कि चीकू रानी शतरंज की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। कुछ देर खेलने के बाद अचानक चीकू रानी कहती हैं, ये लीजिए महाराज, इस बाजी की मेरी आखिरी चाल, और आपको शह और मात। महाराज आश्चर्य भरी नजरों से चीकू रानी को देखते रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे हार गए, लेकिन दंभी पुरुष इतनी जल्दी अपनी हार कहां मानते हैं। अपने आप को ज्यादा पारंगत बताने के लिए वे अहंकार में कहते हैं, छोटी रानी, वह तो अनेकों परेशानियों के कारण मेरा ध्यान भटक गया था, अन्यथा शतरंज में कोई हमें हरा दे यह मुमकिन ही नहीं है। हम तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। महाराज कहते हैं, रानी, शतरंज की एक बाजी और खेलते हैं, इस बार मैं पूरा ध्यान दूंगा। छोटी रानी कहती हैं, महाराज, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। महाराज कहते हैं, रानी, हमने सोच लिया, यह बाजी निश्चित ही हम जीतेंगे। रानी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बोला, महाराज, ईश्वर आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। शतरंज की पहली चाल चीकू रानी चलती है, फिर दूसरी चाल महाराज चलते हैं। दोनों बहुत ध्यान से खेल रहे हैं। तीसरी चाल चलते हुए चीकू रानी अचानक बोलती हैं, महाराज, वजीर से सीधे राजा को शह देने के लिए उस पर आक्रमण की योजना बनाई जा रही है। महाराज चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं कि चीकू रानी खेल के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन चीकू रानी आगे बोलती हैं, महाराज, आप अपने सेनापति को कहिए कि वह जल्दी से अपने जासूस भेजकर पता करवाए।
अपने राजा को बचाइए। महाराज, दक्षिण दिशा से कोई राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। वे तंबू गाड़ चुके हैं, उनकी सेना तैयार है, वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। इस प्रकार चीकू रानी बोलती जा रही थी। महाराज उनकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रही हैं या वह क्या कहना चाहती हैं। उन्हें लगा कि शायद चीकू रानी शतरंज के खेल के बारे में ही बात कर रही हैं। महाराज चीकू रानी से बोलते हैं, छोटी रानी, शतरंज के बीच में यह बात कहां से आ गई? यह तंबू और आक्रमण क्या है? चीकू रानी गंभीर स्वर में कहती हैं, महाराज, यह सब छोड़िए, आप अपने सेनापति को तुरंत आदेश दीजिए। हमारे राज्य पर हमला होने वाला है, देर मत कीजिए। महाराज अब समझ जाते हैं कि चीकू रानी किसी गंभीर बात के बारे में कह रही हैं। उनकी आवाज में जो गंभीरता है वह साफ बता रही है कि यह कोई मजाक नहीं है। छोटी रानी के कहे अनुसार महाराज तुरंत सेनापति को बुलाते हैं। सेनापति दौड़ता हुआ आता है। महाराज उससे कहते हैं, सेनापति, तुरंत किसी को अपने राज्य की दक्षिण दिशा की ओर भेजकर वहां के हालात पता करो। हम जानना चाहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ कैसे हालात हैं। यदि कोई दुश्मन हमारे राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है तो वह कौन दुष्ट है, उनकी सेना कितनी बड़ी है, उनकी क्या योजना है, सब कुछ पता करो। महाराज के आदेश को मानते हुए सेनापति कुछ सैनिकों को दक्षिण दिशा में हालात पता करने के लिए भेज देता है। वे सैनिक तुरंत घोड़ों पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सैनिक लौटकर सेनापति को सूचना देते हैं। वे कहते हैं, सेनापति जी, दक्षिण दिशा की सीमा पर दूसरे राज्य की सेना ने पड़ाव डाला हुआ है। उनके सैकड़ों तंबू लगे हुए हैं। उनकी गतिविधियां कुछ सही नहीं लग रही हैं। वे रात में अपनी सेना की व्यवस्था देख रहे हैं। उनके पास बहुत सारे हथियार हैं। हमें लगता है कि वे हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। दक्षिण दिशा से वापस लौटे सैनिकों ने बताया, हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। वे बहुत बड़ी सेना लेकर आए हैं। उनका इरादा अच्छा नहीं लग रहा। सेनापति यह सारी सूचना महाराज तक पहुंचाता है। महाराज बहुत गंभीर हो जाते हैं। यह सूचना मिलते ही महाराज महेंद्र प्रताप सिंह अपने सेनापति को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देते हैं। महाराज कहते हैं, सेनापति, तुरंत हमारी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। सभी सैनिकों को बुलाओ, हथियार तैयार करो, घोड़ों को तैयार करो, युद्ध की सारी व्यवस्था करो। हमें किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। सेनापति तुरंत काम में लग जाता है। पूरे राजमहल में खबर फैल जाती है। सैनिकों को बुलाया जाता है, हथियार निकाले जाते हैं, घोड़ों को तैयार किया जाता है, युद्ध की रणनीति बनाई जाती है। इसके बाद महाराज महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी के पास आते हैं। वे कहते हैं, चीकू रानी, आप हमें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करती जा रही हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिस दिव्य शक्ति के कारण आप अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं को जान लेती हैं। आपको कैसे पता चला कि दक्षिण दिशा से हम पर आक्रमण होने वाला है? महारानी, आपके कितने रूप हैं और यह क्या रहस्य है? महाराज की बात सुनकर चीकू रानी मुस्कुरा देती हैं। वे कहती हैं, महाराज, अभी आप हमारे विषय में कुछ मत सोचिए और ना ही दूसरी सेना को लेकर चिंतित होइए। इस समय आप केवल युद्ध की तैयारी कीजिए। विजय आपकी ही होगी। आपकी विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपनी पूरी ताकत से युद्ध की तैयारी करिए। चीकू रानी आगे कहती हैं, महाराज, आपको मेरे विषय में सही समय आने पर अपने आप ही पता चल जाएगा। अभी समय नहीं है। अभी आपको केवल युद्ध पर ध्यान देना है। महाराज को भी यही ठीक लगता है। वे सोचते हैं कि चीकू रानी सही कह रही हैं। अभी युद्ध महत्वपूर्ण है, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। महाराज अपने सेनापति को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देते हुए कहते हैं, युद्ध की पूर्ण तैयारी योजनाबद्ध तरीके से की जाए और हर एक गतिविधि की सूचना हम तक पहुंचाई जाए। सीमा पर हमारे जासूस लगाए जाए। दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिन रात सैनिक मेहनत करते हैं। हथियारों को चमकाया जाता है, तीर कमान तैयार किए जाते हैं, घोड़ों को प्रशिक्षण दिया जाता है, युद्ध की रणनीति बनाई जाती है। महाराज चीकू रानी से नियमित रूप से सलाह लेते हैं। चीकू रानी उन्हें बताती हैं कि दुश्मन कब हमला करेगा, कहां से हमला करेगा और उनका सामना कैसे करना है। उनकी हर सलाह बहुत सटीक होती है। कुछ दिनों बाद ही दूसरे राज्य की सेना विजयगढ़ राज्य पर आक्रमण कर देती है। एक सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है, तभी दुश्मन की सेना हमला कर देती है।
वे सोचते हैं कि सुबह सुबह हमला करने से विजयगढ़ की सेना तैयार नहीं होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विजयगढ़ की सेना पूरी तरह तैयार थी। चीकू रानी ने पहले ही महाराज को बता दिया था कि दुश्मन सुबह के समय हमला करेगा, इसलिए विजयगढ़ की सेना पहले से ही तैयार थी। किंतु जब विजयगढ़ राज्य की सेना महाराज और चीकू रानी की सलाह के अनुसार दूसरे राज्य की सेना का सामना करती है, तो दुश्मन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वे सोच भी नहीं सकते थे कि विजयगढ़ की सेना इतनी तैयार होगी। युद्ध बहुत भयंकर होता है। दोनों ओर से तीरों की बौछार होती है, तलवारों की झनकार सुनाई देती है, घोड़ों की हिनहिनाहट गूंजती है। युद्ध का मैदान धूल से भर जाता है, लेकिन विजयगढ़ की सेना चीकू रानी की बताई रणनीति के अनुसार लड़ती है। वे जानते हैं कि दुश्मन कहां से हमला करेगा और कैसे हमला करेगा, इसलिए वे हर हमले के लिए तैयार हैं। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह खुद युद्ध के मैदान में हैं। वे अपनी तलवार से दुश्मनों को काट रहे हैं। उनकी वीरता देखकर उनके सैनिकों का हौसला बढ़ जाता है। युद्ध कई घंटों तक चलता है। दोनों ओर के सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुश्मन की सेना कमजोर पड़ने लगती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वे इस युद्ध को नहीं जीत सकते। विजयगढ़ की सेना दुश्मन के सभी प्रयासों को असफल कर देती है। दुश्मन की हर रणनीति विफल हो जाती है। विजयगढ़ की सेना का नेतृत्व इतना अच्छा है कि दुश्मन कुछ कर ही नहीं पाता। अंत में दुश्मन की सेना हार मान लेती है। महाराज की सेना युद्ध क्षेत्र से विजय होकर वापस लौटती है। युद्ध में दूसरे राज्य की सेना के काफी सैनिक मारे जाते हैं, और जो सैनिक जीवित बच जाते हैं उनको बंदी बनाकर अपने साथ लाया जाता है। बंदी बनाकर लाए गए लोगों में दूसरे राज्य की सेना का सेनापति भी था। उसे जंजीरों में जकड़कर लाया गया था। उसका चेहरा हार की शर्म से झुका हुआ था। जीत की खुशी में सारे राजमहल में उत्सव का सा वातावरण होता है। राजमहल में चारों ओर जीत का जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं। दीपक जलाए जाते हैं, फूलों से सजावट की जाती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। प्रजा भी बहुत खुश है। सभी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। सैनिकों का सम्मान किया जाता है। शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सहायता देने की घोषणा की जाती है। महाराज चीकू रानी से बोलते हैं, छोटी रानी, हमारी विजय की घोषणा तो आपने पहले से ही कर दी थी। आप धन्य हैं। यदि आप नहीं होती तो शायद हम इस युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। आपने समय रहते हमें सचेत किया। आपकी सलाह ने हमें विजय दिलाई। चीकू रानी ने कहा, महाराज, आपकी यह विजय पहले से ही निश्चित थी। उनका आक्रमण करने का प्रयास ही निरर्थक था। वे कभी जीत नहीं सकते थे। आप एक अच्छे और सच्चे योद्धा हैं महाराज। आपकी सेना एक कुशल सेना है। सेना का नेतृत्व भी आपके द्वारा कुशलता पूर्वक किया जाता रहा है। यह विजय आपकी वीरता का परिणाम है। महाराज ने कहा, छोटी रानी, यह सब आपकी दूरदर्शिता और सूझबूझ के कारण ही संभव हुआ है। आपने हमें समय पर सचेत किया। आपने हमें सही रणनीति बताई। यह विजय आपके बिना संभव नहीं थी। चीकू रानी बोली, महाराज, आप इस तरह से हमारी प्रशंसा करना छोड़िए। जो भी अच्छा हुआ है वह सबकी अच्छी कोशिशों के कारण ही संभव हुआ है। आपने अच्छा नेतृत्व किया। सैनिकों ने वीरता से लड़ाई लड़ी। सेनापति ने अच्छा काम किया। सबने मिलकर यह विजय हासिल की है। जब महाराज इस प्रकार से छोटी रानी की प्रशंसा कर रहे थे, रात का समय था और सारे राजमहल में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। नाच गाना हो रहा था। खाने पीने का आयोजन था। सभी खुश थे। उनके पास ही बैठी दोनों बड़ी रानियां राजा और चीकू रानी की बातें सुनकर जलन के मारे मरी जा रही थीं। रानी माधवी तो विशेष रूप से बहुत जल रही थीं। उनका चेहरा तना हुआ था। वे बार बार अपने होंठ काट रही थीं। पिछले कुछ दिनों से बड़ी रानी सुजाता के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया था। अब वे भी चीकू रानी से थोड़ी प्रभावित थीं। कहीं ना कहीं बड़ी रानी का मन भी यह मानने लगा था कि छोटी रानी में कुछ विशेषता तो है। चीकू रानी ने जो युद्ध की भविष्यवाणी की थी वह सच निकली। ये कोई साधारण बात नहीं थी। वैसे भी अब रानी सुजाता को छोटी रानी पहले से कुछ सुंदर दिखने लगी थी। उन्हें अब चीकू रानी में एक तेज दिखाई देने लगा था। वे सोचती थीं कि शायद शुरू में उनकी नजर सही नहीं थी, लेकिन अभी तक मझली रानी माधवी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। वे अभी भी चीकू रानी से ईर्ष्या करती थीं। वे अभी भी उन्हें अपना शत्रु मानती थीं। उनके मन में चीकू रानी के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी।
रात को जश्न समाप्त होने के बाद सब नींद की खुमारी में थे। सभी अपने अपने कक्ष में जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। आज महाराज चीकू रानी के कक्ष में ही सो चुके थे। युद्ध की थकान के कारण वे जल्दी ही गहरी नींद में सो गए थे। उनकी सांसें गहरी और नियमित थीं, किंतु चीकू रानी को अभी नींद नहीं आई थी, इसलिए वे जाग रही थीं। वे लेटी हुई छत की ओर देख रही थीं। उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रही थीं कि अब समय आ गया है जब सच सामने आना चाहिए। तभी अचानक चीकू रानी को बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी और उसे ऐसा लगा कि जैसे वह किसी के कदमों की आहट की आवाज है। वे सतर्क हो गईं। उन्होंने ध्यान से सुना। हां, निश्चित रूप से कोई धीरे धीरे चल रहा था। चीकू रानी ने अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। चांद की हल्की रोशनी में उन्हें कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, किंतु जब उसे वहां खिड़की से कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया तो चीकू रानी धीरे से अपने कक्ष से बाहर निकली। वे बहुत सावधानी से दरवाजा खोलती हैं ताकि कोई आवाज ना हो। बाहर निकलकर चीकू रानी महल के गलियारे में इधर उधर देखती हैं, लेकिन उन्हें वहां भी कोई दिखाई नहीं देता। गलियारा लंबा और अंधेरा है। केवल कुछ दीपक जल रहे हैं जो हल्की रोशनी दे रहे हैं। वे दबे कदमों से महल के गलियारे में आगे बढ़ती हैं। उनके पैरों की आवाज भी नहीं आ रही है। वे इतनी सावधानी से चल रही हैं जैसे हवा चल रही हो। तभी उन्हें फिर से आवाज सुनाई देती है। यह आवाज थोड़ी दूर से आ रही है। इस बार जब चीकू रानी पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मझली रानी के कक्ष से कोई बाहर निकल रहा है। वे रुक जाती हैं और छुपकर देखने लगती हैं। ध्यान से देखने पर वे स्वयं को पहचान लेती हैं। वह खुद मझली रानी ही थीं, जो छुपते छुपाते अपने कक्ष से कहीं जा रही थीं। मझली रानी बहुत सावधानी से चल रही थीं। वे बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उनका व्यवहार बहुत संदिग्ध था। अब चीकू रानी सोचती हैं कि यह तो मझली रानी है, किंतु मझली रानी इतनी रात को सन्नाटे में इस तरह छुपते छुपाते कहां जा रही हैं? यह बात बहुत अजीब है। एक रानी को इस तरह छुपकर जाने की क्या जरूरत है? चीकू रानी देखती हैं कि मझली रानी महल के गलियारे से होती हुई बगीचे की तरफ जाती है। चीकू रानी भी दबे पांव मझली रानी का पीछा करने लगती है। वे इतनी सावधानी से चल रही हैं कि मझली रानी को पता भी नहीं चल रहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बगीचे में पहुंचकर मझली रानी इधर उधर देखती है। फिर वे एक विशेष दिशा में चल पड़ती हैं। चीकू रानी पेड़ों की आड़ में छुपकर उन्हें देख रही हैं। तभी बगीचे में चीकू रानी को कुछ दूरी पर सेनापति दिखाई देता है। वह भी छुपकर वहां खड़ा है। मझली रानी चलते चलते उसके पास पहुंच जाती हैं और अचानक सेनापति के गले लग जाती हैं। सेनापति भी उन्हें अपनी बाहों में भर लेता है। चीकू रानी भी एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वे यह सब पहले से जानती हों। वे बस अपनी बात की पुष्टि कर रही हैं। मझली रानी काफी देर तक सेनापति के गले से लगी रहती हैं। फिर वे आपस में कुछ बातें करते हैं। उनकी आवाज धीमी है, इसलिए चीकू रानी सुन नहीं पाती कि वे क्या बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद चीकू रानी वहां से वापस जाने लगती हैं, लेकिन तभी उसे एक हलचल होती हुई दिखाई देती है। वे देखती हैं कि मझली रानी और सेनापति बगीचे से होते हुए बावड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। बावड़ी राजमहल के एक कोने में स्थित थी। चीकू दो रानी भी दबे पांव उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। वे बहुत सावधानी से चल रही हैं। उनके पैरों में कोई आवाज नहीं है। वे छाया की तरह चल रही हैं, किंतु चीकू रानी के चेहरे पर आश्चर्य के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लगता था कि जैसे चीकू रानी इन सब बातों को पहले से ही जानती हो और इस समय केवल अपनी किसी बात की पुष्टि करना चाहती हो। रानी, माधवी और सेनापति बावड़ी की तरफ जाकर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। इधर उधर देखते हुए चीकू रानी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, किंतु वहां कई दरवाजे और चारों तरफ अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी वह दोनों चीकू रानी को कहीं भी दिखाई नहीं दिए। चांद की हल्की सी चांदनी में चीकू रानी को वहां कई दरवाजे तो दिख रहे थे, किंतु दीवारों और पेड़ों की परछाई के कारण रानी, माधवी और सेनापति कौन से दरवाजे के अंदर गए हैं, चीकू रानी को यह पता नहीं चल सका। चीकू रानी सोचती है, कोई बात नहीं, राजमाता ने मुझे जो बताया हुआ है उसके बारे में आज नहीं तो कल पुष्टि हो ही जाएगी।
जब वहां उसे रानी, माधवी और सेनापति कहीं नजर नहीं आते तो वह राजमहल की ओर वापस चल देती है। चीकू रानी सोचती है कि महाराज को इस बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वह अपनी पूरी तसल्ली होने के बाद ही महाराज से इस सब के बारे में कोई बात करना चाहती थी। यही सोचते हुए चीकू रानी अपने कक्ष में वापस आकर सोने का प्रयास करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी वह पास में ही गहरी नींद में सोए हुए महाराज की ओर देखती है। चीकू रानी पास में सोते हुए महाराज की ओर देखते हुए सोचती है कि महाराज, आप कितने निष्कपट और निश्चल हैं। महाराज, आप कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपने अपने इस जीवन में अभी तक किसी का कोई भी अहित किया है। वह सोचती है, महाराज, आपको तो यह भी पता नहीं है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान किया जा चुका है, और अभी भी महाराज आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराज, मैं आपको कैसे बताऊं कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बनाई जा चुकी है, लेकिन मैं यहां केवल आपके हर अहित को रोकने के लिए ही आई हूं। मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि किसी के आंसुओं ने मुझे यहां आने के लिए मजबूर किया है। महाराज, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? नहीं महाराज, आप नहीं जानते, और आप कैसे जानेंगे? आप तो यही जानते हैं कि राजमाता मर चुकी है। लेकिन महाराज, यह सच नहीं है। राजमाता मरी नहीं है, वह तो जीवित है। इसी तरह की बातें सोचते सोचते चीकू रानी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठने के बाद भी चीकू रानी के मन में रात की बातें ही घूम रही थीं। चीकू रानी ने सोचा कि क्यों ना महाराज से बात करके यह जानने की कोशिश की जाए कि उन्हें राजमाता और बड्ढे महाराज की मृत्यु के बारे में कितना पता है। मन में ऐसा विचार करके वह महाराज से कहती है, महाराज, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूं? महाराज ने कहा, पूछिए। छोटी रानी कहती है, महाराज, मैं यह जानना चाहती हूं कि पिताजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी। उसकी बात सुनकर महाराज उदास होकर कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, हाँ छोटी रानी, आज हम आपको बताते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। छोटी रानी, पिताजी महाराज ने हमें बचपन से ही बहुत प्यार दिया था। हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे लिए हमारी दुनिया वही थे। वे चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी राज्य का कार्यभार संभाल लूं। जैसे ही उन्हें लगा कि मैं इस योग्य हो गया हूं, तभी पिताजी महाराज ने मेरी शादी कर दी और राज्य का सारा कार्यभार मुझे सौंप दिया। राज्य का कार्यभार मुझे सौंपने के बाद वह अपने आप को काफी आजाद महसूस कर रहे थे। अब उनके पास करने के लिए कोई खास कार्य नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिताजी महाराज को शिकार का बहुत शौक था। राज्य का कार्यभार संभालते हुए भी महाराज अक्सर शिकार के लिए जाते थे, लेकिन राज्य के कार्यभार से मुक्त होने के पश्चात पिताजी महाराज शिकार पर और अधिक जाने लगे। एक दिन पिताजी महाराज सेनापति और सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर गए। जंगल में उन्हें एक शिकार दिखा और उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। सैनिक भी उनके साथ थे, लेकिन शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए वह सैनिकों से काफी दूर निकल गए। जंगल बहुत घना होने के कारण उनके सैनिक यह नहीं जान पाए कि पिताजी महाराज किस दिशा में गए हैं, इसलिए उनके सैनिक पीछे ही एक स्थान पर रुक गए। जब कुछ देर तक महाराज वापस नहीं आए तो सैनिकों ने उन्हें तलाश करना शुरू किया, लेकिन महाराज उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उनकी तलाश करते करते सैनिकों को शाम हो गई। इसके बाद रात में काफी अंधेरा होने के कारण घने जंगल में महाराज को तलाश करना कठिन हो रहा था। इसलिए सेनापति और सैनिकों ने वहीं जंगल के बाहर डेरा डाल लिया ताकि अगले दिन सुबह से ही पिताजी महाराज की तलाश की जा सके। अगली सुबह फिर से पिताजी महाराज की तलाश शुरू हुई। काफी तलाश करने के पश्चात उनके सैनिकों को जंगल में एक शव मिला। उस शव की स्थिति अत्यधिक भयानक थी। जंगली जानवरों ने उनके शव को क्षत विक्षत कर दिया था। उसकी पहचान होना बहुत ही कठिन था, किंतु उस शव पर मिले हुए वस्त्र बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वस्त्र पिताजी महाराज ने पिछले दिन शिकार पर जाते समय पहन रखे थे। उनके हाथ में महाराज की खानदानी पहचान वाली एक मुद्रिका थी। ये सब देखकर हम सब इस निर्णय पर पहुंचे कि यह शव पिताजी महाराज का ही है, जिन पर किसी जंगली जानवर ने हमला करके उन्हें मार डाला है। इसके बाद पिताजी महाराज का शव राज्य में लाया गया तथा उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम तो बिल्कुल टूट गए थे। पिताजी महाराज के देहांत के पश्चात ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सब अनाथ हो गए हों। राज्य के किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता था।
कुछ दिनों बाद राजमाता ने हमें अपने पास बुलाया और समझाया कि पुत्र, आप एक राजा हैं और राजा के ऊपर बहुत से दायित्व होते हैं। यदि आप स्वयं हर समय दुख में डूबे रहेंगे तो इस राज्य की प्रजा का क्या होगा और हमारा क्या होगा। राजमाता ने कहा, पुत्र, जैसे तुमने अपने पिता महाराज को खोया है, वैसे ही हमने भी अपना पति, अपना सुहाग खोया है। महाराज के जाने के बाद हम भी अकेले हो गए हैं। अब तो हमारी जिम्मेदारी भी आप पर है। हमारी उम्र भी काफी हो चुकी है, इसलिए हमसे भी अब दुख वाली बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। किंतु इतना होने के बाद भी हमने केवल आपके लिए और आपके बच्चों के लिए खुद को संभाल कर रखा हुआ है। हमारा भी दायित्व बढ़ गया है। जब आपके पिताजी महाराज थे तो हम सहज थे, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी। लेकिन अब जब आपके पिताजी महाराज नहीं रहे तो हमने संकल्प लिया है कि हमारा प्रथम दायित्व हमारी प्रजा है। हमें प्रजा को खुशहाल रखना है। इस तरह राजा महेंद्र प्रताप चीकू रानी को बड़े महाराज की मृत्यु के बारे में बताकर शांत हो गए। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद चीकू रानी ने एक बार फिर से महाराज से पूछा कि महाराज, मुझे यह भी बताइए कि राजमाता की मृत्यु कैसे हुई। महाराज ने चीकू रानी को राजमाता की मृत्यु के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, राजमाता की मृत्यु भी एक दुर्घटना के कारण हुई थी। राजमाता अत्यधिक पूजा पाठ करने वाली औरत थी। वह प्रतिदिन राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी। वहां से लौटकर आने के बाद वह राजमहल में बने मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। एक दिन किसी कारण राज्य के मंदिर में आग लग गई। आग बहुत भयानक थी। काफी प्रयास के पश्चात अग्नि शांत हुई। तब तक मंदिर के अंदर मंदिर के पुजारी, राजमाता और राजमाता के साथ जाने वाली दासी तीनों जलकर भस्म हो गए। परंतु सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वहां पुजारी और राजमाता का शव तो मिला, किंतु जो दासी उनके साथ गई थी उस दासी का शव वहां कहीं नहीं मिला। ना ही उसके बाद वह दासी कहीं जिंदा दिखाई दी है। महाराज से पूरी बात सुनकर चीकू रानी बोली, महाराज, आपको कैसे मालूम कि वह शव राजमाता का ही था। महाराज बोले, छोटी रानी, यह आप कैसी बात कर रही है? क्या हम अपनी मां को नहीं पहचानेंगे? हमने उन्हें उनके शव पर बचे हुए वस्त्रों से पहचान लिया था। इसके साथ ही खानदानी पहचान वाली मुद्रिका भी उसी समय राजमाता के हाथ में थी। इसके बाद चीकू रानी ने पूछा, महाराज, जिस समय मंदिर में आग लगी, क्या उस समय मंदिर में कोई और नहीं था? क्योंकि राज्य के लोग भी तो उस मंदिर में जाते होंगे। महाराज ने चीकू रानी को बताया कि नहीं महारानी, वह मंदिर सिर्फ राजघराने वालों के लिए ही था। अन्य किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। राजमाता के जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे हम पूरी तरह से अनाथ हो गए हों। पिताजी महाराज के जाने के पश्चात राजमाता हमारे साथ थीं, किंतु राजमाता की मृत्यु के पश्चात हमें ऐसा लगा कि यह जीवन व्यर्थ है। हम अत्यधिक व्याकुल थे। फिर हमें राजमाता की कही हुई बात याद आई कि एक राजा का जीवन अपनी प्रजा के लिए होता है। राजा के सुख दुख सब प्रजा से निहित होते हैं। यदि राजा यूं शोकाकुल रहेगा तो राज्य की प्रजा को कौन देखेगा? राजमाता की कही बातों को ध्यान में रखकर हमने अपने मन को समझाया और हम फिर से अपने राज्यकाज में लग गए। बस रानी, इस प्रकार हमारी राजमाता और पिताजी महाराज हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। महाराज से यह सब बातें जानने के बाद चीकू रानी ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक राजा के लिए अपना राज्य और राज्य की प्रजा जरूरी होती है। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने हमें एक वचन दिया था कि आप हमारे लिए एक चीकू का बगीचा बनवाएंगे? महाराज, अब तो हमें यहां आए हुए काफी समय हो गया है। इतने समय में हमारा चीकू का बगीचा तो तैयार हो गया होगा। महाराज ने कहा, हां छोटी रानी, हमें अच्छी तरह से याद है और इसके लिए हमने चीकू का विशेष बीज मंगवाया था, जिसकी फसल 1 वर्ष में तैयार हो जाती है। किंतु महारानी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपने ये चीकू का ही बाग क्यों लगवाया, किसी और फल का क्यों नहीं? चीकू रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, हमें चीकू बहुत पसंद है। आपने देखा होगा, हम इतने समय से इस राजमहल में हैं। हम फलों में ज्यादा चीकू ही खाते हैं। जब इस तरह बातें करते करते काफी समय बीत गया तो महाराज बोले, चलिए, छोटी रानी, बातों में काफी समय चला गया है। आप तो जानती ही होंगी कि आज राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह अपनी गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करके राजमहल में वापस आने वाले हैं। राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह बड़ी महारानी सुजाता के और हमारे पुत्र हैं। तभी चीकू रानी ने पूछ लिया
कि महाराज, आप मुझे मझली रानी माधवी की संतान के बारे में भी कुछ बताइए। महाराज कहते हैं कि मंझली रानी का और हमारा एक पुत्र है, उसका नाम राजकुमार शोभित राज सिंह है। वह भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं। अभी उनकी 4 वर्ष की शिक्षा शेष है। छोटी रानी, आप भी राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह के स्वागत की तैयारी करिए। आप भी तो उनकी छोटी मां हैं, चीकू रानी कहती है। ठीक है महाराज। महाराज से आज्ञा लेकर चीकू रानी दोनों बड़ी रानी के पास जाती है, किंतु वहां उसको बड़ी रानी सुजाता तो दिखाई दे रही थी, लेकिन मंझली रानी माधवी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह बड़ी रानी सुजाता के पास गई और पूछा, बड़ी दीदी, मंझली दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वह कहां है? बड़ी रानी ने उत्तर दिया, छोटी रानी, आज राजकुमार अधिराज वापस आने वाले हैं। मंझली रानी माधवी उनके स्वागत की तैयारी के लिए एक दासी के साथ बगीचे की तरफ फूल चुनने गई है। छोटी रानी ने कहा, बड़ी दीदी, महाराज ने मुझे राजकुमार के आने के बारे में बताया है। उसके बाद चीकू रानी ने बड़ी रानी से पूछा, दीदी, क्या हम भी बगीचे की तरफ फूल चुनने जाएं या फिर आपके साथ कोई कार्य करें? बड़ी रानी सुजाता मन ही मन सोचती है, ये छोटी रानी बड़ी होशियार बनती है, क्यों ना आज इससे लड्डू बनवा कर देखे जाए। बड़ी रानी सुजाता अभी यह सोच ही रही होती है। बड़ी रानी के कुछ कहने से पहले ही छोटी रानी कहती है, हाँ दीदी, हम लड्डू बनवा देंगे। बड़ी रानी सुजाता छोटी रानी की बात सुनकर हैरान हो जाती है और मन में सोचती है, या खुदा, मैंने तो अभी इसे लड्डू बनाने के लिए बोला भी नहीं, तो इसने सुन कैसे लिया? बड़ी रानी सोचने लगी, कहीं यह कोई मन की बात पढ़ने वाली जादूगरनी तो नहीं है। इससे पहले कि बड़ी रानी कुछ कहती, छोटी रानी फिर से बोल पड़ी, नहीं दीदी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। हमें तो लगा जब घर में कोई अपना या कोई मेहमान आता है तो लड्डू तो बनते ही हैं। छोटी रानी के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी रानी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह हैरानी से छोटी रानी की ओर देखते हुए सोचती है, या खुदा, इसने तो फिर से मेरे मन की बात पढ़ ली। रानी सुजाता घबराहट में चीकू रानी को बोलती है, छोटी रानी, आप बगीचे की तरफ जाइए और फूल लाने में माधवी की मदद कीजिए। चीकू रानी यही तो चाहती थी, मैं बगीचे की तरफ जाती है, वहां उसको कोई नजर नहीं आता है। वह पूरे बगीचे में घूमती है। तभी एक जगह पर उसे एक दासी फूल तोड़ती हुई नजर आती है। चीकू रानी उस दासी से पूछती है कि मंझली दीदी कहां है? दासी इधर उधर देखते हुए कहती है, छोटी रानी जी, मंझली रानी अभी कुछ देर पहले तो यही थी, मालूम नहीं कहां चली गई। हो सकता है कि वह बावड़ी की तरफ गई हो। कुछ सोचते हुए छोटी रानी उस दासी से कहती है, ठीक है, तुम फूल चुनो, मैं उन्हें देखती हूं। चीकू रानी बावद्दी की तरफ जाती है। वहां भी उसको कोई दिखाई नहीं देता है। वह वापस बगीचे की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज, एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बावड़ी में आवाज की दिशा में नीचे की तरफ जाती है। बावड़ी में नीचे जाने पर वे देखती है कि वहां बहुत सारे दरवाजे हैं। सब दरवाजे बंद है, जैसे काफी समय से उन्हें खोला ही न गया हो। वे सभी दरवाजों को बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो वह देखती है कि दरवाजे के बाहर कुछ कदमों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सभी निशान दरवाजे तक जाने के हैं। इनमें से कोई भी निशान वापस आने का नहीं है। जैसे ही चीकू रानी दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ उस दरवाजे की तरफ बढ़ाती है, तभी पीछे से वह दासी आ जाती है और चीकू रानी से कहती है, छोटी रानी जी, चलिए, राजकुमार आते ही होंगे। चीकू रानी एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखती है और वापस महल में जाने के लिए दासी के साथ चल पड़ती है। राजमहल में राजकुमार अधिराज के स्वागत की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। चीकू रानी ने बड़ी रानी के साथ मिलकर लड्डू भी बनवा दिए हैं। वैसे तो लड्डू बनाने के लिए इतनी दासियां थीं, किंतु एक मां का दिल अपनी संतान के लिए न जाने क्या क्या करने को करता रहता है। मंझली रानी माधवी भी उनके पास पहुंच चुकी थी। इसी बीच चीकू रानी बोली, मंझली दीदी, हम तो आपको देखने बगीचे में गए थे, लेकिन वहां पर आप हमें कहीं दिखाई ही नहीं दी। मंझली रानी माधवी ने उससे पूछा, छोटी रानी, तुम मुझे वहां बगीचे में क्यों देख रही थी? चीकू रानी ने गहरी दृष्टि से रानी माधवी की तरफ देखते हुए कहा, बस यूं ही दीदी, हमने सोचा कि हम भी आपके साथ फूल चुनवा देंगे। किंतु चीकू रानी को मंझली रानी माधवी का चेहरा इस वक्त सपाट लगा। उसे मंझली रानी के चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भाव नजर नहीं आए। इस प्रकार से उनकी बातें चल ही रही होती है। तभी उन्हें बाहर से राजकुमार अधिराज की जय जयकार की आवाज सुनाई देने लगती है। जय जयकार की आवाज सुनकर
बड्डी रानी बोलती है कि मुझे लगता है मेरा पुत्र अधिराज राजमहल में आ गया है। चीकू रानी भी बड्ढी रानी की हां में हां मिलाते हुए कहती है, हाँ बड्ढी दीदी, राजकुमार अधिराज की जय जयकार हो रही है। तभी चीकू रानी को एक दासी फूलों की टोकरी लेकर आते हुए दिखाई देती है। चीकू रानी ने उस दासी को पहले कभी भी राजमहल में नहीं देखा था। चीकू रानी मन में सोचती है, ये नई दासी कौन है? मैंने इस दासी को राजमहल में पहले कभी नहीं देखा। तब तक दासी उनके पास पहुंच जाती है और मंझली रानी माधवी से कहती है कि छोटी रानी, मैं ये फूलों की टोकरी कहां रखूं? रानी माधवी चीकू रानी की ओर इशारा करते हुए कहती है, सुनो, अब मैं छोटी रानी नहीं हूं। अब छोटी रानी ये है और इनका नाम चीकू रानी है। इनके आने के बाद अब मैं मंझली रानी हूं। शन्नो चीकू रानी की तरफ अजीब सी नजरों से देखकर अभिवादन करती है। चीकू रानी शन्नो की तरफ गहरी नजर से देखते हुए मंझली रानी से पूछती है, दीदी ये कौन है मंझली रानी? माधवी कहती है, छोटी रानी, ये हमारी सेविका शन्नो है। हमारे विवाह के समय ये हमारे मायके से हमारी सेवा के लिए हमारे साथ आई थी। चीकू रानी देखती है कि शन्नो खूबसूरत सेविका है, किंतु ये क्या, इसके मस्तक पर यह काला निशान कैसा है? चीकू रानी शन्नो से पूछती है, शन्नो ये तुम्हारे माथे पर काला सा क्या लगा हुआ है? शन्नो बोली, छोटी रानी जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दोनों रानियां बड्ढी रानी और मंझली रानी भी शन्नो के चेहरे की तरफ देखती हैं और चीकू रानी से बोलती है, छोटी रानी शन्नो के माथे पर तो कुछ भी नहीं लगा है। शन्नो का मस्तक तो बिल्कुल साफ है। चीकू रानी बोलती है, कुछ नहीं दीदी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे शन्नो के मस्तक पर कुछ काला सा लगा हुआ है। तभी बड्ढी रानी बोलती है, अच्छा जल्दी चलो, राजकुमार आते होंगे। सभी राजकुमार अधिराज के स्वागत के लिए महल के दरवाजे की तरफ चल देती है। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर वे देखती है कि महाराज पहले से ही सेवकों के साथ राजकुमार अधिराज की प्रतीक्षा में मुख्य द्वार पर खड़ी दीहे हुए हैं। तभी सेनापति के रथ के पीछे पीछे राजकुमार का रथ आता हुआ दिखाई देता है। राजकुमार अधिराज को देखकर सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। रानी सुजाता अपने पुत्र को गले लगाने के लिए व्याकुल हो उठती है। राजकुमार अधिराज रथ से उतरकर महाराज के चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं, पिताश्री प्रणाम महाराज। खुश होकर पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो पुत्र, दीर्घायु हो, यश और बल प्राप्त हो। इसके बाद महाराज राजकुमार अधिराज को गले से लगा लेते हैं। बड्ढे महाराज से मिलने के बाद राजकुमार अधिराज अपनी माता की ओर बढ़ते हैं और फिर आगे बढ़कर अपनी माता महारानी सुजाता के चरण स्पर्श करते हैं। मां अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती हैं, मेरा पुत्र यशस्वी हो, दीर्घायु हो। मां अपनी आंख के काजल से राजकुमार अधिराज को नजर का टीका लगाते हुए बोलती है, मेरे पुत्र को किसी की नजर ना लगे। इसके बाद राजकुमार अधिराज छोटी माता रानी माधवी को प्रणाम करता है। मंझली रानी माधवी आशीर्वाद देते हुए बोलती है, पुत्र अब हम तुम्हारी छोटी माता श्री नहीं है, हमारा ओहदा भी अब ऊंचा हो गया है। राजकुमार अधिराज अब हम तुम्हारी मंझली माता श्री हो गए हैं। रानी माधवी की बात सुनकर राजकुमार अधिराज हैरानी से रानी माधवी की तरफ देखता है। राजकुमार को हैरान होते देखकर रानी माधवी कहती है, पुत्र ये है छोटी रानी, आपकी छोटी माता श्री चीकू। रानी राजकुमार अधिराज चीकू रानी के पैर छूते हुए प्रणाम करता है और कहता है, छोटी माता श्री प्रणाम। चीकू रानी राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहती है, दीर्घायु हो, अच्छे इंसान बनो, सबका भला करो, तुम हमें सिर्फ छोटी मां कहो। राजकुमार अधिराज सिंह बोलते हैं, आप बहुत अच्छी और सुंदर हो। मंझली रानी माधवी राजकुमार अधिराज के मुख से चीकू रानी की प्रशंसा सुनकर मुंह बनाती है। तभी फूलों की टोकरी लेकर दासी शन्नो वहां पहुंचती है और बोलती है, महारानी आपने राजकुमार को फूलों का हार तो पहनाया ही नहीं है। सुजाता रानी कहती है, हाँ लो, फूलों का हार मुझे दो दासी। शन्नो फूलों की टोकरी महारानी सुजाता की तरफ कर देती है। महारानी सुजाता जैसे ही टोकरी से हाथ उठाकर राजकुमार अधिराज को पहनाने के लिए बढ़ती है, तभी टोकरी से एक काला नाग निकलकर राजकुमार अधिराज के पैरों के पास गिरता है। वह काला नाग राजकुमार अधिराज को डसने ही वाला होता है कि चीकू रानी की नजर उस पर पाडीडीएच जाती है। चीकू रानी उस काले नाग को जल्दी से अपने हाथ से उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। इसे एक अशुभ घटना मानकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। इस घटना के बाद महारानी सुजाता भरी आंखों से चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खद्दी हो जाती है।
बद्दी महारानी सुजाता को ऐसा करते देखकर चीकू रानी कहती है, अरे दीदी, आप ये क्या कर रही है? बद्दी रानी कहती है, छोटी रानी, हम सही कर रहे हैं। आप देवी हैं। आज आपने अपनी खुद की परवाह न करते हुए इस नाग से हमारे पुत्र की जान बचाई है। हमारे पुत्र की जान बचाकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। चीकू रानी बोली, बड्ढी दीदी, अब हम भी तो राजकुमार अधिराज की मां हैं। चीकू रानी ने कहा, इस समय हमने केवल एक मां होने का अपना फर्ज निभाया है। राजकुमार की जान बचाकर हमने किसी पर भी कोई भी उपकार नहीं किया है। महाराज भी प्रशंसा भरी नजर से चीकू रानी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा, अब सभी भीतर चले। महाराज के आदेश पर सभी लोग राजमहल के भीतर की ओर चल पड़े रहते हैं। आज राजकुमार अधिराज के स्वागत में राजमहल में भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन बनाए गए हैं। तीनों माताएं अपनी अपनी पसंद से बनाए भोजन राजकुमार अधिराज को बहुत प्यार से खिलाती है। जब भोजन के अंत में राजकुमार अधिराज के सामने लड्डू आते हैं तो वह खुशी से बोलते हैं, अरे वाह माता श्री, लड्डू तो हमें बहुत पसंद है। महारानी सुजाता चीकू रानी की तरफ स्नेह से देखते हुए बोलती है, ये लड्डू हमने बनाए हैं और इन्हें बनाने में तुम्हारी छोटी मां ने हमारी मदद की है। आज ना जाने क्यों बड्डी महारानी सुजाता को चीकू रानी बहुत सुंदर और तेजोमयी लग रही थी। शायद ये सब रानी सुजाता के दिल में चीकू रानी के प्रति सकारात्मक भाव के कारण हो रहा था। राजकुमार अधिराज लड्डू खाते हुए बोलते हैं, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। छोटी मां, अपने बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं, आप बहुत अच्छी हैं। तभी मंझली रानी माधवी बोल उठती है, अरे वह राजकुमार, हमें तो आपने कभी अच्छी नहीं कहा। राजकुमार अधिराज बोलते हैं, मंझली मां, आप भी बहुत अच्छी हैं। सब भोजन से निवृत्त होकर अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। इधर चीकू रानी सोच रही थी कि इस प्रकार फूलों की टोकरी में सांप का होना कोई साधारण बात नहीं है। इसमें कुछ तो रहस्य है। कहीं यह राजकुमार अधिराज को मारने का कोई षड्यंत्र तो नहीं था। चीकू रानी सोचती है, आज महाराज राजकुमार अधिराज के साथ व्यस्त रहेंगे, इसलिए आज मैं अपने आवश्यक कार्य पूर्ण कर लेती हूं। मेरे लिए यह समय महत्वपूर्ण है। तभी चीकू रानी को महाराज सामने से जाते हुए दिखाई देते हैं तो चीकू रानी उन्हें रोक कर पूछती है, महाराज, क्या आज हम अपने माता पिता से मिलने महाराज कहते हैं? चीकू रानी, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज तक आपने हमें अपने माता पिता से क्यों नहीं मिलवाया? हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। चीकू रानी ने महाराज से कहा, महाराज, हमने आपको विवाह के समय ही बोल दिया था कि आप कभी भी मेरे परिवार के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। महाराज कहते हैं, महारानी, वह सब बातें हमें याद है, किंतु हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने यह शर्त क्यों रखी। महारानी, आप हमें अपने माता पिता और परिवार के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताना चाहती? महाराज की बातें सुनकर कुछ पल सोचने के बाद चीकू रानी कहती है, महाराज, समय आने पर हम स्वयं आपको अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता देंगे। महाराज चीकू रानी से कहते हैं, ठीक है छोटी रानी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप बहुत समझदार हैं। चीकू रानी महाराज से फिर से पूछती है, महाराज, क्या मैं आज अपने माता पिता से मिलने जा सकती हूं? महाराज कहते हैं, हाँ छोटी रानी, आप जा सकती हैं। क्या आप संध्या तक वापस आ जाएंगी? चीकू रानी उत्तर देते हुए कहती है, महाराज, हम संध्या तक वापस आने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज से आज्ञा लेकर चीकू रानी अपने माता पिता से मिलने चली जाती है। उनके माता पिता जंगल में कुटिया बनाकर रहने वाले भील जाति के मुखिया हैं, किंतु चीकू रानी उनकी अपनी संतान नहीं है। चीकू रानी तो उनको जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी, जिसके पीछे भी एक विचित्र कहानी है। जंगल में रहने वाले भील जाति के मुखिया की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने चीकू रानी को अपने घर में बेटी बनाकर अपने पास रख लिया। चीकू रानी जंगल में अपने घर अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। चीकू रानी को देखकर उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अपने माता पिता के घर पहुंचने के बाद वे अपने पिता से पूछती हैं, बाबा, अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? चीकू रानी के पिता बोलते हैं, पुत्री, उनकी सेहत में थोड़ा सुधार तो हो रहा है। अब तो वे अपनी आंखों को भी खोलने लगी हैं। उनको थोड़ा ही सही लेकिन दिखने भी लगा है और अब तो उन्हें भूख भी लगने लगी है। वह स्वयं उठने का प्रयास भी करती है, किंतु वह फल उनके लिए अति आवश्यक है। वह फल यहां कम ही मिल पाते हैं। उस फल के कारण ही उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ है, किंतु अब समझ में नहीं आता कि हम उन फलों की व्यवस्था कहां से करें। चीकू रानी कहती है कि बाबा, कुछ समय की बात और है, खूब फल हो जाएंगे, उन फलों की कोई कमी नहीं रहेगी।
उन फलों का बगीचा तैयार हो रहा है। चीकू रानी की मां कहती है, बिटिया यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो उनकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उनके कारण ही तू हमें मिली है, वरना हम तो निस्संतान ही मर जाते। उनकी बातें सुनकर चीकू रानी कुछ देर चुप रहती है और फिर बोलती है, मां, मनुष्य की किस्मत में अच्छा हो या बुरा, जो लिखा हो वह मिलता ही है। मेरा आपकी बेटी बनना आपकी किस्मत में लिखा था, तो मैं आपके जीवन में आपकी बेटी बनकर किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही आई। चीकू रानी बोली, अच्छा मां, मैं उनसे भी मिल लूं, मुझे संध्या में वापस जाना है। महाराज ने वापसी के लिए बोला है और आज ही राजकुमार भी आए हैं। चीकू रानी की मां कहती हैं, ठीक है बिटिया, तू जाकर उनसे मिल ले, वह भी तुझे देखकर बहुत खुश होंगी। चीकू रानी कुटिया के भीतर जाती है। सामने चारपाई पर साफ सुथरे बिस्तर पर राजमाता लेटी हुई थी। बीमार होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कितना तेज था, वह आज भी बहुत सौम्य नजर आ रही थी। चीकू रानी अंदर जाकर उनको प्रणाम करते हुए कहती है, प्रणाम राजमाता। राजमाता इशारे से ही चीकू रानी को आशीर्वाद देती है। चीकू रानी चारपाई के पास ही बैठ जाती है। उनकी आंखों के कोरों में हल्का सा पानी आ गया। चीकू रानी को देखते ही राजमाता की आंखें भीग गई हैं। चीकू रानी राजमाता से बोलते हैं, राजमाता, आप दुखी ना हो, आपके कष्टों का समय अब पूरा होने वाला है। यह आपसे मेरा वादा है कि आप जल्दी ही अपने राजमहल में वापस जाएंगी। राजमाता के चेहरे पर एक हल्की सी मगर दुख से भरी मुस्कान उभर आती है। चीकू रानी कहती है, राजमाता, आज आपके पुत्र अधिराज सिंह गुरुकुल से वापस आ गए हैं। अब उनको कुछ समय के लिए शस्त्र विद्या सीखने के लिए आचार्य प्रद्युम्न के पास जाना होगा। पुत्र अधिराज के बारे में सुनकर राजमाता के चेहरे की मुस्कान अब गहरी तथा कम पीढ़ा वाली हो जाती है। राजमाता फिर इशारे से चीकू रानी से अपने छोटे पुत्र शोभित राज के बारे में पूछती है। चीकू रानी कहती हैं, राजमाता, उनकी शिक्षा पूर्ण होने में अभी समय लगेगा, उनसे तो अभी हम भी नहीं मिले हैं। इसके बाद चीकू रानी राजमाता से पूछती है, राजमाता, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आपको ठीक से भूख लगती है? क्या वैद्य जी आपको देखने के लिए रोजाना आते हैं? राजमाता हां में सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में बोलती है, हां पुत्री। इसके बाद चीकू रानी कहती है, राजमाता, अब मैं आपकी पुत्रवधू हूं। राजमाता फिर धीमी आवाज में बोलती है, पुत्रवधू भी तो पुत्री ही होती है। राजमाता की आवाज बहुत धीरे से निकलती है। चीकू रानी ने कहा, राजमाता, अब आपकी पुत्री राजमहल में पहुंच चुकी है और अब सब पर मेरी नजर है। जिसने भी आपके साथ ये अन्याय किया है, आपकी पुत्री उससे आपके ऊपर हुए हर अन्याय का हिसाब लेगी। राजमाता चीकू रानी से पूछती है, मेरा पुत्र महेंद्र प्रताप कैसा है? चीकू रानी कहती हैं, राजमाता, आपके पुत्र भी ठीक है। आज महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ व्यस्त थे, इसीलिए तो मैं उनसे आज्ञा लेकर यहां आपसे मिलने आई हूं। मैं इतने समय से आपसे मिल नहीं पाई थी और मुझे आपका हाल भी जानना था। राजमाता, आप फल आदि ठीक से खाना और खास तौर पर चीकू का फल समय समय पर जरूर खाते रहना। वैद्य जी ने कहा है कि वह फल ही आपको बहुत जल्दी और पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है। राजमाता, आप बिल्कुल भी चिंता ना करना, आप जानती हैं कि चिंता तो चिता समान होती है। राजमाता ने कहा, हां पुत्री, मैं जानती हूं। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं, तभी वहां राजमाता को देखने के लिए वैद्य जी आ जाते हैं। चीकू रानी वैद्य जी को प्रणाम करती है तो वैद्य जी कहते हैं, प्रणाम पुत्री, खुश रहो, सदा सुखी रहो, आपका सुहाग अटल रहे। चीकू रानी वैद्य जी से पूछती है, वैद्य जी, इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने में अभी कितना समय लगेगा? वैद्य जी कहते हैं, यह ठीक तो हो गई है, किंतु कोई गम, कोई मन की पीड़ा है जो इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जो इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने दे रही है। चीकू रानी उदास होकर कहती है, वैद्य जी, अपने परिवार से दूर होना ही सबसे बड़ा गम और सबसे बड़ी पीड़ा है। वैद्य जी भी चीकू रानी की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, पुत्री, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चीकू रानी कहती है, वैद्य जी, हमें जल्दी जाना होगा। आप हमें यह बताएं, कोई और बात तो नहीं है? किसी और चीज की आवश्यकता तो नहीं है? वैद्य जी कहते हैं, नहीं पुत्री, बस इनको नियम से यह फल खिलाते रहो, ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। चीकू रानी कहती है, वैद्य जी, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। वैद्य जी चीकू रानी से जाने की आज्ञा मांगते हुए कहते हैं, पुत्री, अब हम चलते हैं। चीकू रानी वैद्य जी को प्रणाम करती है। इसके बाद वैद्य जी वहां से चले जाते हैं।
चीकू रानी राजमाता से जल्दी ही उनको राजमहल में वापस ले जाने का वादा करके उनसे विदा लेती है। चीकू रानी कहती है, राजमाता अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही फिर से आपसे मिलने आऊंगी। राजमाता धीमी आवाज में बोलती है, ठीक है पुत्री, तुम भी अपना ख्याल रखना। चीकू रानी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर राजमहल में वापस आ जाती है। 2 दिन के बाद राजमहल में महाराज अचानक चीकू रानी के कक्ष में प्रवेश करते हुए पूछते हैं, छोटी रानी, आपके माता पिता कैसे हैं? चीकू रानी कहती हैं, महाराज वह ठीक है। महाराज महसूस करते हैं कि ऐसा कहते हुए चीकू रानी के चेहरे पर एक उदासी थी। महाराज कहते हैं, छोटी रानी, यदि आपकी वहां रहने की इच्छा थी तो आप कुछ दिनों के लिए वहां और रह सकती थी। चीकू रानी कहती हैं, महाराज मुझे इस बात का संतोष है कि मैं सबसे मिल आई हूं। महाराज अभी मेरा यहां रहना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने वापस आना ही ठीक समझा। महाराज कहते हैं, छोटी रानी, वैसे तो आपने वापस आकर बहुत अच्छा किया है। आपने हम पर न जाने क्या जादू कर दिया है, आपके बगैर यहां हमारा भी मन नहीं लगता है। चीकू रानी हंसते हुए कहती है, महाराज हमने कोई जादू नहीं किया है, यह आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना मान देते हैं। महाराज कहते हैं, छोटी रानी, आप इस मां की हकदार हैं। जब हम आपके पास होते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ का वातावरण प्रफुल्लित सा रहता है। चीकू रानी कहती है, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। महाराज कहते हैं, जरूर पूछिए छोटी रानी, आप क्या पूछना चाहती है? चीकू रानी कहती है, महाराज मैं यह जानना चाहती हूं कि यह बावड़ी की तरफ इतने दरवाजे क्यों बने हुए हैं? महाराज क्या बावड़ी के आसपास ऐसा ही होता है? मैंने कभी बावड़ी देखी नहीं है, इसलिए मैं आपसे यह सब पूछ रही हूं। महाराज कहते हैं, नहीं छोटी रानी, जरूरी नहीं है ऐसा हो। यह दरवाजे तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बनवाए थे ताकि यदि कभी कोई अन्य राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करते हुए राजमहल तक पहुंच जाए तो महल की स्त्रियां बावड़ी के उन दरवाजों से सुरक्षित बाहर निकल सके। चीकू रानी महाराज से पूछती है, महाराज उन दरवाजों से कोई सुरक्षित बाहर कैसे निकल सकता है? महाराज चीकू रानी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, छोटी रानी, उन दरवाजों के भीतर से गुप्त दरवाजे भी है, जिनमें से कुछ दरवाजे तहखानों में खुलते हैं तथा कुछ दरवाजों के पीछे गुप्त सुरंग भी बनी है जो राज्य की चारों तरफ की सीमा के जंगलों में जाकर निकलती है। वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से खुलने वाले दरवाजे गुप्त स्थान पर खुलते हैं। चीकू रानी महाराज से कहती है, महाराज यह तो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की है। संध्या समय के पश्चात युवराज के आने की खुशी में राजमहल में उत्सव का सा वातावरण था। प्रजा ने अपनी तरफ से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसकी ही तैयारी चल रही थी। सब राज्यवासी जिसमें जो हुनर था वह अपना हुनर पेश कर रहा था। कोई गीत गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई बाजीगरी दिखा रहा था, तो कोई कठपुतली का खेल दिखा रहा था। कार्यक्रम के मध्य में मझली रानी माधवी अपनी तबीयत खराब बताकर उठकर जाने लगती है तो उनके साथ ही उनकी मुंह लगी दासी सन्नो भी उठकर चल देती है। चीकू रानी भी उन पर नजर रखे हुए थी। कुछ समय बाद चीकू रानी सेनापति को भी वहां से जाते हुए देखती है। चीकू रानी सोचती है, आज तो हमें यह रहस्य निश्चित ही जानना है, इसके लिए मुझे इन सब की हरकतों पर नजर रखनी ही होगी, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। मन में ऐसा विचार करके कुछ देर बाद चीकू रानी भी महल के भीतर चली जाती है। चीकू रानी जैसी ही राजमहल के गलियारे में पहुंचती है तभी उसको एक परछाई दिखाई देती है जो बावड़ी की तरफ जा रही होती है। चीकू रानी परछाई का पीछा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी उसे एक और साया उसी तरफ जाते हुए दिखाई देता है जिस तरफ पहले वाला साया गया था। कुछ ही क्षणों में दूसरे वाला साया पहले वाले साए के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वे दोनों एक साथ ही बावड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। चीकू रानी लगातार उन दोनों परछाइयों का पीछा करने का प्रयास कर रही होती है। थोड़े से प्रयास करने पर ही चीकू रानी उन दोनों परछाइयों के नजदीक पहुंच जाती है। वे दोनों एक जगह रुककर आपस में कुछ बात करते हैं। चीकू रानी उन दोनों परछाइयों से कुछ दूरी पर रुक जाती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। दूरी कुछ ज्यादा होने के कारण चीकू रानी ज्यादा कुछ तो नहीं सुन पाती, किंतु चीकू रानी को उन दोनों की बातों से इतना आभास अवश्य हो जाता है कि जैसे इन दोनों के बीच में किसी की सेहत के बारे में वार्तालाप हुआ है। कुछ देर बात करने के बाद वे दोनों से वहां से आगे बढ़ जाते हैं। चीकू रानी भी दबे पांव उन दोनों परछाइयों के पीछे पीछे चलने लगती है।
वह दोनों साए बावड़ी की तरफ पहुंचकर इधर उधर ध्यान से देखने के बाद एक दरवाजे को खोलती है तथा उस दरवाजे के पीछे बने गुप्त रास्ते से वे दोनों से कहीं गायब हो जाते हैं। चीकू रानी अपने मन में यह विचार करते हुए उन दोनों परछाइयों का पीछा करती है कि निश्चित ही यह सेनापति और मझली रानी माधवी है। चीकू रानी अपने मन में यह भी विचार करती है कि आज तो हमें सेनापति तथा मंझली रानी माधवी के यूं इस तरह सबसे छुपकर कही जाने के रहस्य का पता लगाना ही है। आखिर ये दोनों इस प्रकार सबसे छुपकर जाते कहां है और इन दोनों के इस प्रकार साथ जाने का क्या कारण हो सकता है। अचानक उन दोनों की परछाई चीकू रानी की आंखों से ओझल हो जाती है। पहले तो चीकू रानी को यह समझ ही नहीं आता कि आखिर यह दोनों चले कहां गए, लेकिन फिर उसकी दृष्टि दीवार पर बने एक चित्र पर पड़ जाती है। उस चित्र में कुएं जैसी एक आकृति बनी हुई होती है जो बाकी के बने पूरे चित्र से अधिक उभरी हुई सी लग रही थी। चीकू रानी सोचती है कि जरूर यही गुप्त दरवाजे को खोलने की चाबी होगी। चीकू रानी कुछ समय वहां खड़े रहकर उन दोनों के आने की प्रतीक्षा करती है। वह देखना चाहती थी कि आखिर वे दोनों कितने समय में वापस आते हैं। करीब आधे घंटे के पश्चात चीकू रानी को उन दोनों के आने की आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बहुत सावधानी के साथ छुपकर खड़ी हो जाती है। चीकू रानी देखती है कि वह दोनों भी बहुत सावधानी से धीरे धीरे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वह दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि उन पर किसी की नजर ना पड़ जाए। वे दोनों तेजी से बावड़ी से निकलकर बगीचे से होते हुए राजमहल के गलियारे में पहुंच जाते हैं। जब चीकू रानी को यह तसल्ली हो जाती है कि वह दोनों वहां से चले गए हैं, चीकू रानी गुप्त दरवाजे को खोलने के लिए उस दीवार पर बने चित्र की तरफ बढ़ती है। पहले तो चीकू रानी उस आकृति को दबाकर देखती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद कुएं की आकृति, जो कि थोड़ी उभरी हुई थी, चीकू रानी उसको पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ घुमाने का प्रयास करती है तो वह कुएं की आकृति बाईं तरफ घूम जाती है। उस आकृति के थोड़ा सा घूमते ही दीवार के दाहिनी तरफ एक झिर्री सी दिखाई देने लगती है। उसके बाद चीकू रानी उस आकृति को थोड़ा और घूमती है तो दीवार में दिखने वाली झिर्री थोड़ी और बड़ी दिखाई देने लगती है। चीकू रानी समझ जाती है कि यह कोई गुप्त रास्ता है। अब चीकू रानी उस आकृति को पूरा घूमती है तो उसे सामने एक बद्धा दरवाजा दिखाई देने लगता है। चीकू रानी उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करती है। भीतर प्रवेश करते ही वह देखती है कि दीवार पर एक तरफ मशाल लगी हुई थी। उससे थोड़ा आगे चलकर उसे नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जो शायद किसी तहखाने में जा रही थी। तहखाने की सीढ़ियों के पास भी ठीक वैसा ही एक चित्र बना हुआ था जैसा कि बाहर दरवाजे को खोलने के लिए बना हुआ था। चीकू रानी उस चित्र पर बने कुएं के चिन्ह को दाएं तरफ घूमती है तो वह दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद चीकू रानी सीढ़ियों से होते हुए नीचे तहखाने में चली जाती है, जहां एक गलियारा होता है। गलियारे से होते हुए वह एक कक्ष में पहुंच जाती है। वहां चीकू रानी को किसी के कराहने की एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। मशाल की रोशनी में कराने वाले का चेहरा नजर तो आ रहा था, किंतु साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चीकू रानी मशाल के पास रखा कोई द्रव्य डालकर मशाल की रोशनी को बढ़ाती है। रोशनी थोड़ी ज्यादा होने पर वह उस व्यक्ति की तरफ देखती है जो कुछ देर पहले कराह रहा था। वह व्यक्ति ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलता है, तुम फिर से आ गई। इस तरह रखने से तो अच्छा है कि तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते। चीकू रानी उस व्यक्ति के करीब जाकर बहुत ध्यान से देखती है तो वह चौंक जाती है। उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, बड़े महाराज, आप यहां पर। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति भी चीकू रानी की तरफ देखकर बोलता है, तुम कौन हो? तुम वह तो नहीं हो जो रोज आती है, या खुदा, अब उस दुष्ट औरत ने इस नई आफत को भेज दिया है। चीकू रानी उस व्यक्ति से पूछती है, क्या आप बड़े महाराज हैं? वह व्यक्ति फिर से चिल्ला उठता है, कौन सा महाराज? कैसा महाराज? मुझे तो उस सेनापति और उसकी रखेल ने एक कुत्ता बनाकर रख दिया है। चीकू रानी समझ जाती है कि बड़े महाराज यह सब रानी माधवी के बारे में कह रहे हैं। चीकू रानी कहती है, पिताजी महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्रवधू हूं। बड़े महाराज हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम हमारी पुत्रवधू हो। चीकू रानी कहती है, जी पिताजी महाराज, आपके पुत्र ने अभी कुछ समय पहले मुझसे विवाह किया है और मैं किसी जरूरी कारण से यहां आई हूं। महाराज उससे पूछते हैं, आप किस जरूरी कारण की बात कर रही हैं?
चीकू रानी बड़े महाराज को कंधे का सहारा देकर उठाते हुए बोलती है, पिताजी महाराज, मैं यहां आपको लेने आई हूं। अब आप यहां नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे। इसके बाद चीकू रानी बड़े महाराज को अपने कंधे का सहारा देकर अपने साथ लेकर धीमी गति से चलते हुए छुपते छुपाते उसी रास्ते से वापस चल पड़ती है जिधर से वह आई थी। जब वह बड़े महाराज को लेकर राजमहल में पहुंचती है तो वह देखती है कि राजमहल में कार्यक्रम अभी भी चल रहे थे। मंच पर किसी नाटक का मंचन हो रहा था और सभी लोग नाटक देख रहे थे। चीकू रानी धीरे धीरे बड़े महाराज को लेकर वहां चल रहे नाटक के बीच में ही मंच पर पहुंच जाती है। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ सभी लोगों की नजर अचानक नाटक से हटकर नाटक मंच पर खड़े बड़े महाराज और चीकू रानी पर पड़ती है। बड़े महाराज इतनी बुरी हालत में दिखाई दे रहे थे कि महाराज महेंद्र प्रताप सिंह उन्हें देखकर पहचान ही नहीं पाते। चीकू रानी के साथ मंच पर एक बूढ़े व्यक्ति को खड़े देखकर महाराज महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी से पूछते हैं, छोटी रानी, ये क्या नादानी है? नाटक के मंचन के मध्य में आप किस व्यक्ति को लेकर मंच पर आ गई हैं? चीकू रानी कहती है, महाराज ध्यान से देखिए, ये कौन है? देखिए आज इनकी ये क्या हालत हो गई है। चीकू रानी की बात सुनकर महाराज ध्यान से चीकू रानी के साथ आए व्यक्ति को देखते हैं। मंच पर खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखकर एक साथ कई लोग चौंक जाते हैं। सेनापति और रानी माधवी भी वहीं थे। इस प्रकार अचानक महाराज को वहां देखकर वे भी चौंक जाते हैं और दोनों को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है और बड़े महाराज यहां कैसे पहुंचे। बड़ी महारानी सुजाता भी बड़े महाराज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और महाराज महेंद्र प्रताप के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। चीकू रानी देखती है कि सेनापति के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, किंतु चीकू रानी यह भी देखती है कि मछली रानी माधवी के चेहरे पर डर की अपेक्षा सभी दूसरे लोगों की तरह ही आश्चर्य के भाव है। चीकू रानी सोचती है, यह कैसा रहस्य है? जिसने जुर्म किया है वह भी डरने की बजाय आश्चर्य में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उठकर मंच पर जाते हैं। वह बड़े महाराज को एकटक देखते हैं। बड़े महाराज को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह पिताश्री बोलकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। उसके बाद उठकर अपने पिता के गले लग जाते हैं। इसी दौरान मौका देखकर सेनापति वहां से धीरे से खिसकने का प्रयास करता है, लेकिन चीकू रानी की नजर वहां से चुपके से जाते हुए सेनापति पर पड़ जाती है। चीकू रानी वहीं से बोलती है, सेनापति जी, आप कहां जा रहे हैं? आप ही तो महाराज तथा अन्य सभी लोगों को बड़े महाराज के बारे में पूरी कहानी बताएंगे। चीकू रानी के मुख से यह शब्द सुनकर छोटे महाराज बहुत ही आश्चर्य से चीकू रानी की तरफ देखते हैं। चीकू रानी बोलती है, हां महाराज, यह सब तो आपके सेनापति का ही किया हुआ था। अपनी पोल खुलती देखकर सेनापति फिर से भागने का प्रयास करता है। महाराज के कहने पर कुछ सैनिक सेनापति को वहीं दबोच लेते हैं। महाराज सेनापति को मंच पर आने का आदेश देते हैं और सेनापति से बोलते हैं कि आप स्वयं बताएंगे कि क्या बात है और यह क्या पहेली है और इस पहेली से आपका क्या लेना देना है। सेनापति मंच पर आते ही महाराज के पैरों में पड़कर अपनी रक्षा की भीख मांगने लगता है। महाराज द्वारा फिर से पूछने पर सेनापति बताना शुरू करता है। वह कहता है, महाराज, मैं आज आपको वह कहानी बताता हूं जिसकी योजना मैंने और सन्नो ने मिलकर बनाई। महाराज, हमने आपका सब कुछ, संपूर्ण राज्य हथिया लेने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार हमें सबसे पहले धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को समाप्त करना था। अपनी बनाई इस योजना के लिए हमें कई प्रकार के षड्यंत्र रचने पड़े। महाराज, षड्यंत्र की शुरुआत एक योजना के तहत हुई थी। बड़े महाराज की मृत्यु भी इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा थी। उनकी मृत्यु एक शेर के प्रहार से हुई। आकस्मिक मृत्यु नजर आ रही थी, जबकि सच्चाई यह थी कि हमने बड़े महाराज को बावड़ी की तरफ वाले तहखाने में कैद कर दिया था। इतना कहकर जब सेनापति चुप हो गया, उसके बाद महाराज ने उससे पूछा, तो फिर वह शव किसका था जिसे हमने महाराज का शव समझकर दाह संस्कार किया था? सेनापति ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, वह हमने बड़े महाराज की जगह जंगल में एक बड़े महाराज की तरह दिखने वाले सैनिक को मारकर उसका शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त करके फेंक दिया था। उस शव की उंगली में बड़े महाराज की खानदानी अंगूठी तथा शरीर पर बड़े महाराज के वस्त्र पहना दिए थे। ऐसा हमने इसलिए किया था कि प्रथम नजर में वे बड़े महाराज का ही शव लगे। छोटे महाराज पूछते हैं,
सेनापति, यदि ऐसा था तो तुमने बड़े महाराज को तहखाने में क्यों डाला? सेनापति उत्तर देते हुए कहता है, महाराज, ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि बड़े महाराज को एक राज मालूम है और हमारे लिए बड़े महाराज से वे राज्य जानना बहुत आवश्यक था। छोटे महाराज सेनापति से कहते हैं, सेनापति, तुम कौन से राज की बात कर रहे हो? चीकू रानी भी सेनापति से सवाल करती है। सेनापति, जल्दी से बताओ, वह कौन सा राज है जो तुम बड़े महाराज से जानना चाहते थे? अपने बचने का कोई रास्ता न देखकर सेनापति कहता है, छोटे महाराज, राजमहल के गुप्त खानदानी खजाने का राज। छोटे महाराज सेनापति से पूछते हैं, कौन सा खानदानी खजाना? ये तुम किस गुप्त खानदानी खजाने की बात कर रहे हो? सेनापति छोटे महाराज से कहता है, महाराज, गुप्त खजाना आपके परिवार का खानदानी खजाना, जिसका नक्शा बड़े महाराज को ही पता है और हमारे लिए खानदानी खजाने का राज जानना बहुत जरूरी था। महाराज, उस नक्शे के बारे में जानने के लिए हम दोनों ने बड़े महाराज को बहुत यातनाएं दी, लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी बड़े महाराज टस से मस नहीं हुए। सेनापति के मुख से इतना सुनते ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बेहद क्रोध आ जाता है तथा वे क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी चीकू रानी उनको टोकते हुए बोलती है, रुकिए महाराज, अभी तो अन्य राज बाकी है। छोटे महाराज चीकू रानी की तरफ देखकर पूछते हैं, चीकू रानी, और कौन सा राज है? चीकू रानी कहती है, महाराज, वह भी आपको अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। उस राज के बारे में भी आपको सेनापति ही बताएंगे। इन सब बातों में काफी समय गुजर जाता है। सुबह होने का समय हो जाता है। इस बार चीकू रानी की यह बात सुनकर सेनापति भी आश्चर्य और हैरानी से चीकू रानी की ओर देखता है। चीकू रानी कहती है, महाराज चलिए, वह दूसरा राज भी आपको मैं ही बता देती हूं, जिसको सुनकर आप बेहद खुश होंगे। चीकू रानी बोलती है, महाराज, राजमाता भी जीवित है। छोटे महाराज हैरान हो जाते हैं और चीकू रानी से पूछते हैं, चीकू रानी, यह आप क्या कह रही हैं? चीकू रानी की इस बात से महाराज के साथ साथ सेनापति भी चौंक जाता है तथा आश्चर्य में उसके मुंह से यह शब्द निकलते हैं कि राजमाता तो मंदिर में जलकर समाप्त हो गई थी, फिर राजमाता जीवित कैसे हो सकती है? इसका मतलब सेनापति भी राजमाता के विषय में अनजान थे। आज तक सबके साथ साथ मैं भी यही सोचता था कि राजमाता मर चुकी है। चीकू रानी कहती है, महाराज, राजमाता जंगल में मेरे माता पिता के पास है। अब आपको सेनापति जी बताएंगे कि राजमाता को समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी। चीकू रानी बोलती है, सेनापति जल्दी से बताओ, वह क्या योजना थी? महाराज क्रोध में कहते हैं, बोलो सेनापति, अन्यथा हमारी तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। सेनापति डर से थर थर कांपते हुए कहता है, बताता हूं महाराज। महाराज, राजमाता को मंदिर में जलाकर समाप्त करने की योजना भी मेरे और शन्नो के द्वारा ही बनाई गई थी और हम अपनी योजना में कामयाब भी हो गए थे। चीकू रानी बोलती है, महाराज, अब आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। महाराज, सेनापति और दासी शन्नो के मध्य कोई चक्कर चल रहा था। मंझली रानी माधवी की दासी शन्नो अक्सर मंझली रानी माधवी को नींद की औषधि देकर स्वयं उनके वस्त्र पहनकर सेनापति से मिलने जाती थी। महाराज, आज तक मैं भी दासी शन्नो को मंझली रानी समझ रही थी। यह दासी शन्नो मंझली रानी माधवी के वस्त्र और आभूषण पहनकर मंझली रानी माधवी का वेश धरकर सेनापति से मुलाकात करती थी, इसलिए मुझे भी इसे समझने में बहुत देर लगी। उसे दिन जब राजमाता मंदिर जा रही थी तो इन दोनों की योजना राजमाता की चहेती दासी प्रभा ने सुन ली थी। प्रभा ने मंदिर में राजमाता को बता दिया कि सेनापति और दासी शन्नो इन दोनों ने मिलकर आपको समाप्त करने की योजना बनाई है। राजमाता की दासी प्रभा राजमाता को पूरी योजना बताकर फिर राजमाता से हाथ जोड़कर विनती करती है कि राजमाता, आप मेरे साथ अपने वस्त्र बदल ले, आप मेरे वस्त्र पहन ले तथा मैं आपके वस्त्र पहन लेती हूं, क्योंकि इस समय हम सेनापति की योजना का खुलासा भी नहीं कर सकते हैं। सेनापति हमारे आसपास ही होगा। यदि उसको कुछ भनक लगी तो वह कुछ भी कर सकता है। हमारे पास अब समय कम है। आप मेरे वस्त्र पहनकर मंदिर के पीछे वाले मार्ग से बाहर निकल जाना। राजमाता अपनी दासी प्रभा की बात मानकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपनी प्यारी दासी से विदा लेकर और उसका धन्यवाद करते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। सेनापति और शन्नो की योजना के तहत राजमाता की जगह उनकी दासी प्रभा इन दोनों के षड्यंत्र की बलि चढ़ जाती है। उस समय मंदिर से जो शव मिला था वे राजमाता का ना होकर उनकी चहेती दासी प्रभा तथा राजमाता तो पीछे के रास्ते से भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई थी।
राजमाता कई दिनों तक भूखी प्यासी जंगल में इधर उधर भटकती रही। राजमाता देवी मां की अनन्य भक्त थी। देवी मां अपनी अनन्य भक्त राजमाता की ऐसी अवस्था देख अत्यंत आहत हुई। हम भी देवी मां के भक्त हैं और मैं देवी मां के आशीर्वाद से प्राप्त एक दिव्य कन्या हूं। एक बार राजमाता बड़े महाराज के साथ जंगल में शिकार के लिए गई थी। तब हम उनको जंगल में मिले। बड़े महाराज और राजमाता ने हमारी परवरिश का जिम्मा जंगल में रहने वाले भील जाति के मुखिया तथा उनकी पत्नी को सौंप दिया। हमारी परवरिश उन्होंने ही की है। उसे दिन भी राजमाता जंगल में भटकते हुए मुखिया जी को यानी हमारे पिताश्री को मिल गई। तब से राजमाता वहीं जंगल में हमारे माता पिता के पास है और वहीं उनका इलाज चल रहा है। चीकू का बाग भी हमने उनके लिए ही लगवाया है। वैद्य जी ने उनको चीकू का नियमित सेवन करने के लिए कहा है। प्रतिदिन चीकू के सेवन से ही वे पूर्ण स्वस्थ होंगी। देवी मां ने स्वयं प्रकट होकर हमें यह कार्य पूर्ण करने को कहा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और चीकू रानी से बोलते हैं, देवी आप धन्य हैं, आपने हमारे माता पिता हमें लौटा दिए। उसके पश्चात राजमाता को राजमहल लाया जाता है। सेनापति के साथ साथ दासी शन्नो के भी हाथ काटकर उन दोनों को कालकोठरी में डाल दिया जाता है। रानी माधवी ने स्वयं अपनी दासी शन्नो के हाथ काटकर उसके कर्मों की सजा दी। चीकू रानी आज राज्य के हर नागरिक को अत्यंत सुंदर, बहुत ही तेजोमय रानी लग रही होती है। चीकू रानी, जिनको देवी मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था कि उनको जो जैसी नजर से देखेगा उस व्यक्ति को वह वैसी ही दिखाई देगी। चीकू रानी का असली नाम अवंतिका था, किंतु रानी ने राजमहल में आने से पहले देवी मां की आज्ञा से अपना नाम बदलकर चीकू रख लिया था और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें यह एहसास होता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। साथ ही लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है, जिससे ज्यादा लोग इस कहानी को सुन सकेंगे। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कहानी किस किस जगह तक पहुंची है। अपना नाम लिखना भी ना भूलें। कंचन और जाते जाते आपको बता दें कि मोबाइल स्क्रीन पर हमने 4 और कहानियां लगाई हैं। अगर आपके पास अभी समय है तो उनमें से कोई एक कहानी जरूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली और भी अच्छी व मजेदार कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल